हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सोशल फार्मेसी में जो हमारा लेक्चर चल रहा था कम्युनिकेबल डिजीज को लेकर हम लोग बात कर रहे थे, जहां पर हम लोगों ने रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को पढ़ लिया था, है ना। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस की तरह ही जो हमारा आज हेडिंग है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। इंटेस्टाइन मतलब हमारी आंतों में होने वाले इन्फेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। और डिजीज तो यहां बेटा 8 ही है, लेकिन इनके अंदर काफी सारी डिटेलिंग है जो हमको समझनी है। तो थोड़ा सा लेक्चर लेंदी होने वाला है, तो बिल्कुल प्रिपेयर होके बैठे, कॉपी पेन साथ लेके बैठे, साथ में नोट्स बना रहे हैं तो, और पानी की बोतल भी साथ लेके बैठे, ठीक है ना। और नींद सी आ रही है तो मुंह धुल लो। थोड़ा लेंदी होगा लेक्चर, एक बार में अगर देखना चाह रहे हो तो। अदरवाइज मैं यही कहूंगा कि लेक्चर को 2 पार्ट में देखो, ठीक है। 4 एक बार में करके, तो सारे टॉपिक मैंने एक ही लेक्चर में कवर कर दिए, इसलिए ये लेक्चर थोड़ा सा लेंदी होने वाला है। ओके, स्टार्ट करें। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, हम सबको पता है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है। ऐसे इन्फेक्शन जो हमारी आंतों में, इंटेस्टाइन में जाकर के होते हैं, और उसके लिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास यहाँ कॉमन अगर हम बात करें, जैसे कि बहुत से बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, इवन फंजाई हैं, काफी सारी चीजें हैं जो हमारी इंटेस्टाइन को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं, ठीक है ना। तो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन क्या है? आर द कॉमन डिजीज ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। ये बीमारी है कहाँ की? हमारे आंतों की, हमारी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, ठीक है ना। कॉमन डिजीज है। डेट हैव डायरिया, जहां पे आमतौर पे हमको क्या देखने को मिल जाएगा? डायरिया एज अ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। कैरेक्टरिस्टिक मतलब 99% क्या, बल्कि 100% चांस ये रहता है कि अगर आपको इंटेस्टाइन में इंफेक्शन हो रहा है तो डायरिया होता ही होता है। डायरिया मतलब लूज मोशन, है ना। लूज मोशंस होते हैं, दिन में कम से कम 8-10 बार होते हैं, या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। इट इज अ रिजल्ट ऑफ मेनली बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। ये खास करके बैक्टीरिया और वायरस का ही इन्फेक्शन होता है, एंड रिप्रेजेंट अ मेजर हेल्थ एंड सोशल प्रॉब्लम इन डेवलपिंग कंट्री। और जो डेवलपिंग कंट्री है वहां पर ये बहुत बड़ी एक समस्या है, क्योंकि इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता ही क्यों है? अनहाइजीनिक, साफ सफाई नहीं रखते, है ना। लोगों को पता नहीं है। जिसका छोटा सा उदाहरण दूंगा, क्या जो आप लोगों को बड़ा कॉमन है, क्या गोलगप्पे खाना, है ना। फर्स्ट ईयर में भी, और उसमें फर्स्ट ईयर बोल रहा हूँ, एक और जगह मैंने इसका जिक्र किया था कि हम लोग क्या करते हैं, गोलगप्पे खाते हैं। आप देखो गोलगप्पे खाने में क्या रहता है, ठीक है। गंदे कोई गंदे नोट होते हैं, उसी से नोट छू रहा है, रख रहा है, दे रहा है लोगों को, वही गोलगप्पे दे रहा है। तो अब गोलगप्पे लवर्स थोड़ा सा क्या करेंगे, गुस्सा हो जाएंगे मेरे ऊपर। तो गुस्सा मत हो, एक बात बता रहा हूं, अनहाइजेनिक। अच्छा, यही गोलगप्पे अगर आप कहीं पर अच्छी जगह खाते हैं, एक अच्छी दुकान से खाते हैं, तो हाथ तो वो लोग पॉलिथीन से रखते हैं, पैसे का काउंटर उनका अलग होता है, तो साफ सफाई भी होती है। डिपेंड करता है आप कहाँ खा रहे हैं, ठीक है। टेस्ट के चक्कर में हेल्थ कई बार कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। चलो आ जाओ, ठीक है। खूब गोलगप्पे खाओ, हम भी खाते हैं, ठीक है। आ जाओ टू द इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। अगर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की बात करें, बिलोंग मोर देन 25% ऑफ ऑल कॉन्टेजियस डिजीज। क्या होता है कॉन्टेजियस डिजीज? फटाफट बताओ, लास्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट करो, अगर आता है तो अच्छी बात है, वरना वापस यहाँ पॉज करो और कॉन्टेजियस डिजीज देखो। जो कॉन्टेजियस डिजीज हैं उनमें टोटल का अगर हम अमाउंट देखें तो लगभग 25% इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कवर कर लेती हैं, ठीक है। एग्जांपल की बात करें तो कौन कौन है? टाइफाइड है, टाइफाइड के अंदर पैराटाइफाइड A B भी आ जाता है, सिजिलोसिस है, साल्मोनेलोसिस है, कॉलरा है, हेपेटाइटिस है, फूड पॉइजनिंग है, बॉट्युलिज्म है, कैम्फाइलोबैक्टीरियोसिस है, एस्ट्रियाकियोसिस भी है, यानी कि ई कोलाई वाला पार्ट होता है। ये सारे इन्फेक्शंस के नाम दे रखे हैं, ये सब अभी आने वाले पार्ट्स में आने वाले, मतलब आगे आएगा ये सब। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन को समझ लो, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको ऐसे, ये डायग्राम नहीं बनाएंगे, आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, जैसे कि केवल जो ये वर्ड लिखा हुआ, केवल इस वर्ड को लिखेंगे, ठीक है। फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है आमतौर पर, किस तरह से होता है, ठीक है। देखो कैसा होता है। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, बाहर जैसे घास का गांव वगैरह में ज्यादा रहता है प्रॉब्लम, और इवन हमारे शहरों से भी जो अटैच गांव वगैरह है, तो आदमी करता क्या है, ठीक है, बाहर खुले में शौच करता है, पॉटी करता है। अब जो खुले में शौच किया है, ये शौच क्या होता है, जो तालाब है वहां पे चला जाता है, ठीक है। तालाब में वॉश वगैरह करते हैं, ठीक है। खुले में शौच किया, अब यहाँ से कई सारी चीजें हैं। खुले में जो शौच किया, वहां से जो मक्खियां हो सकती हैं, उस पे बैठे और बैठ करके जो हमारा खाना है उस खाने पे जाकर के
बैठे तो खाना हमारा कैसा हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। या ऐसा हो सकता है कि जो मक्खी है वो हमारे घर में आ जाए और घर में जो हमारी फर्श वगैरह है ना, फील्ड है, फ्लोर है, उस फर्श पे आके बैठे। और कई बार क्या होता है, कुछ खाना गिर जाता है तो हम लोग उसको उठा लेते हैं, वॉश करते हैं तो कई बार प्रॉपर वॉश नहीं होता है, तो हमारी फर्श भी क्या हो गई है, इन्फेक्टेड हो गई है। ठीक है। फिर पानी में हम लोग कई बार क्या करते हैं, तालाब हम लोग अच्छा समझ के उसमें कई बार कपड़े धो देते हैं या फिर खाने पीने की चीजें वॉश कर देते हैं। गांव में ज्यादातर ऐसा होता है, शहर में तो अब टैप वाटर हो गया है। ठीक है। या जो हाथ है, अगर आपके हाथ अच्छे से वॉश नहीं हुए हैं तो वो खाने पहुंच जाएगा और इस खाने को फिर जो अगला इंसान खाएगा तो ये न्यू होस्ट हो गया। तो आपको करना क्या है, केवल जो मेन चीजें वो लिखनी है, डायग्राम नहीं बनाना है। तो फीकल ओरल, तो फीकल फीकल मतलब, अब देखो हिंदी बोलेंगे तो बहुत गंदा लगेगा, पॉटी और मुंह, ठीक है, बहुत गंदा लगेगा ये। तो फीकल ओरल, जो फीकल मतलब पॉटी, जो पॉटी हुई है वो उसके अंदर मौजूद जो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो किसी तरीके से हमारे खाने में पहुंच गए और हमने उस खाने को खा लिया है। दैट इज कॉल्ड फीकल ओरल। ठीक है। तो अब मैं फीकल ओरल बोलूंगा तो बस समझ लेना यही सारा रहेगा। आगे जाकर के फीकल ओरल को लिखने का एक तरीका और बताऊंगा मैं। ठीक है, क्लियर हो गया फीकल ओरल। तो यानी कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन इस पूरे इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीकल ओरल रहेगा। ठीक है, जिस तरीके से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में क्या था, ड्रॉपलेट मेथड था। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? चलें आगे। ओके, अब सबसे पहला हम लोग लेते हैं पोलियोमाइलाइटिस। ठीक है, पोलियोमाइलाइटिस हम सबको पता है, पोलियो आमतौर पर हम लोग जो जानते हैं, लेकिन यहां पर थोड़े से कुछ और चीजें हमें समझनी है। पोलियो, जिसको कि पोलियो बीमारी का नाम है ना, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पोलियोमाइलाइटिस। माइलाइटिस यानी कि इन्फेक्शन हो गया, इज अ डिजीज कॉज्ड बाय पोलियो वायरस। उस वायरस का हमने नाम क्या दे दिया, उसको पोलियो वायरस बोल देते हैं। ठीक है, पोलियो बीमारी है बेटा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, देयर आर 3 वेरिएशंस ऑफ पोलियो वायरस। पोलियो वायरस के 3 वैरायटी पाई जाती हैं। ठीक है, 3 वेरिएशंस ऑफ पोलियो वायरस कॉल्ड वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1, 2 एंड 3। तो वाइल्ड पोलियो वायरस 1, वाइल्ड पोलियो वायरस 2 एंड वाइल्ड पोलियो वायरस 3। ठीक है, तो 3 वैरायटी है इसकी, तीनों का अपना अपना देखेंगे क्या क्या काम करते हैं ये लोग। वाइल्ड पोलियो टाइप 2 एंड 3 हैव बीन इरेडिकेटेड, नो लॉन्गर एग्जिस्ट। 2 और 3 को हम लोगों ने पूरी तरीके से मिटा दिया है, इरेडिकेट कर दिया है। एंड वाइल्ड पोलियो टाइप 1 ओनली एग्जिस्ट इन फ्यू पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। टाइप 1 भी कुछ हिस्सों में ही मौजूद है, क्योंकि अभी शायद आप लोग जो एकदम यंग बच्चे हैं, इस समय 18-19 साल के हैं, उन लोगों को इतना आइडिया नहीं होगा। जो इस समय 35-40 की एज में, उनको पता होगा किस तरीके से बहुत ही सघन, बहुत ही एकदम रिगरस पोलियो मिटाने के लिए बहुत जबरदस्त प्लान, मतलब एकदम प्रोग्राम चल रहा था। इवन अभी भी पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ डेवलपिंग कंट्रीज में। ठीक है ना। पोलियो टाइप 1 इज मोस्ट लाइकली कॉज पैरालिसिस। यही चीज है, देखो टाइप 1 जो है यही क्या करती है, पैरालिसिस करती है। तो देखा होगा कुछ लोग जो हैंडीकैप होते हैं, ठीक है, जैसे हाथ थोड़ा सा कमजोर है या पैर मुड़ा हुआ है, बचपन से ही, मतलब बचपन में पैदा सही हुए थे, लेकिन उसके बाद हम कहते हैं पोलियो मार गया। पोलियो मार गया मतलब पोलियो लगा और उसकी कोई ना कोई एक नर्व जो है वो डैमेज हो जाती है। ठीक है, जिस हिस्से की नर्व डैमेज हो जाती है, मान लो दिमाग से नस आ रही है, पैर की तरफ जा रही है और पैर की वाली नस डैमेज हो जाती है, तो वो क्या होती है, पैर हमारा फिर काम नहीं करता है, तो पैरालिसिस होती है यहाँ पे। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो इसका रिजर्वायर जो है वो सिर्फ मैन है। इन्फेक्शियस मटेरियल अगेन क्या क्या हो सकता है, फीसेस, ओरोफेरेंजियल सिक्रेशन, यानी कि जिस इंसान को पोलियो है उसका फीसेस यानी कि पॉटी, और ओरोफेरेंजियल, ओरोफेरेंजियल मतलब गले में और खांसता है या खराक कुछ बाहर निकालता है, तो ओरोफेरेंजियल मुंह का जो सिक्रेशन है वहां से भी इंफेक्शन फैल सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 7 से 14 दिन का क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड है। जो इसकी कम्युनिकेबिलिटी है, जब इन्फेक्शन हो जाएगा उसके बाद 7 से 10 दिन तक रहता है, यानी कि उसके बाद ये 7 से 10 दिन तक फैलेगा, अदरवाइज फिर नहीं फैलेगा। होस्ट एज की बात करें तो ज्यादातर क्या है, बिलो 5 ईयर है। इन्वायरमेंट की बात करें तो रेनी सीजन जून टू सितंबर। क्यों जून टू सितंबर रेनी सीजन, यही वजह होता है कि पानी चारों तरफ बह रहा होता है, तालाब, गंदे तालाब का ही पानी चारों तरफ आ जाता है, तो रेनी सीजन में ज्यादातर फैलता है। पोलियो इज द नेम ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय पोलियो वायरस। पोलियो क्या है, डिजीज का नाम है जो कि कॉज होता है पोलियो वायरस से। ठीक है, टाइप्स ऑफ पोलियो, अगर हम पोलियो के टाइप्स की बात करें, पोलियो कैन अफेक्ट योर बॉडी डिफरेंटली। जो पोलियो है हमारी बॉडी को
अलग अलग तरीके से अफेक्ट करती है, हर किसी को एक ही तरीके से अफेक्ट नहीं करेगी। डिपेंडिंग ऑन वेयर द वायरस मल्टीप्लाइज एंड अटैक, ये डिपेंड करता है कि जो वायरस पोलियो का था वो हमारी बॉडी में जाकर के कहां उसने मल्टीप्लाई किया है, ग्रो किया है। हमारी बॉडी में पहुंच तो गया, लेकिन बॉडी के किस हिस्से में जाकर के वो ग्रो करता है उस पर डिपेंड करेगा कि वो क्या कौन से पार्ट को हमारे अफेक्ट करेगा। तो टाइप्स ऑफ पोलियो की बात करें तो एक होता है अबॉर्टिव पोलियोमाइलाइटिस, ठीक है, कॉजेस फ्लू लाइक एंड इंटेस्टाइनल सिम्टम। तो अबॉर्टिव में क्या रहेगा, फ्लू लाइक सिम्टम्स आएंगे, इंटेस्टाइन में डायरिया वगैरह ऐसा हो जाएगा। इट ओनली लास्ट अ फ्यू डेज, ये कुछ दिनों तक रहता है, डजंट कॉज लॉन्ग लास्टिंग इशू, और ये जो पोलियो होता है इससे बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। दूसरा है नॉन पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस, में कॉज एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, है ना, दिमाग के ऊपर जो परत होती है ब्रेन की, उसमें स्वेलिंग वगैरह आ सकती है, और स्वेलिंग ऑफ एरिया अराउंड योर ब्रेन, ठीक है, मेनिंजाइटिस, ये मेनिंजाइटिस कॉज कर सकता है। इट कॉज मोर सिम्टम्स देन अबॉर्टिव पोलियोमाइलाइटिस एंड मे रिक्वायर यू टू स्टे इन द हॉस्पिटल। इसके जो सिम्टम्स होते हैं इससे ज्यादा थोड़े खतरनाक होते हैं और आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। ये हो गया नॉन पैरालिटिक। तीसरा जो पोलियो होता है वो है पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस। ये वाला जो है पैरालिटिक वाला, जो हम लोग आमतौर पे देखते हैं कि पोलियो लगा हुआ इंसान है, अपाहिज होता है या हैंडीकैप होता है, ठीक है। ये होता है व्हेन पोलियो वायरस अटैक्स योर ब्रेन। तो जो पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस है ये क्या होता है, यहां पर जो पोलियो वायरस है वो आपके ब्रेन को अटैक करता है एंड स्पाइनल कॉर्ड को अटैक करता है ना, ब्रेन से ये पीछे से निकलता है स्पाइनल कॉर्ड और यहीं से सारी नसें निकलती हैं। इट कैन पैरालाइज द मसल्स दैट अलाउ यू टू ब्रीथ स्पीक। ये जो पैरालिटिक वाला है ये आपकी मसल्स को क्या कर सकता है, पैरालाइज कर देगा। कौन सी मसल्स को, जो मसल्स ब्रीथ करने में हेल्प कर रही है, यानी कि जो सांस लेने में हमको हेल्प करती हैं, जो बोलने में हेल्प कर रही है, यानी कि हमारी जीभ की जो मसल्स है उसको पैरालाइज कर सकती है, निगलने वाली जो हम निगलते हैं उसको पैरालाइज कर सकती है, मूव योर लिम्स, और जो हम हाथ पैर हिलाते हैं उन मसल्स को भी ये पैरालाइज करता है। ब्रीदिंग वाली मसल्स को पैरालाइज किया तो मौत ऑन द स्पॉट हो जाती है, क्योंकि फिर सांस इंसान नहीं ले पाता है। बोलने वाली मसल्स पे अगर अटैक करता है तो इंसान की जुबान चली जाती है और आवाज चली जाती है, फिर बोल नहीं पा रहा है। निगलने वाली पे अगर अटैक करता है तो खाना नहीं निकल पाएगा, तो भी एक टाइम के बाद क्या होता है, डेथ हो जाती है। और अगर हाथ पैर पे किसी पे अटैक, मतलब हाथ पैर वाली मसल्स पे अटैक कर रहा है तो एक कोई ना कोई हाथ पैर हमारा क्या हो जाता है, हैंडीकैप हो जाता है। डिपेंडिंग ऑन व्हाट पार्ट ऑफ योर बॉडी आर अफेक्टेड इट इज कॉल्ड स्पाइनल पोलियो और बल्बुलर पोलियो, ठीक है ना। इसको हम लोग स्पाइनल या बल्बुलर पोलियो भी कहते हैं। स्पाइनल एंड बल्बुलर पोलियो कैन अपीयर टुगेदर, ये दोनों एक साथ भी आ सकते हैं। लेस देन 1% ऑफ पीपल विद पोलियो गेट पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस। लेस देन 1% ऑफ पीपल विद पोलियो, जिनको पोलियो हुआ है उसमें 1% से भी कम लोगों को क्या होता है, पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस होता है, मतलब पैरालिसिस होती है, ठीक है ना। तो ये पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस है। देन है पोलियो इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस मतलब ब्रेन वाला पार्ट आ गया। रेयर टाइप ऑफ पोलियो डेट मोस्टली अफेक्ट इन्फेंट्स, बच्चे को अफेक्ट करता है। इट कॉजेज ब्रेन स्वेलिंग, दिमाग में सूजन आ जाती है। पोस्ट पोलियो सिंड्रोम इज व्हेन सिम्टम्स ऑफ पोलियो कम बैक ईयर आफ्टर अ पोलियो इन्फेक्शन, ठीक है ना। पोस्ट पोलियो सिंड्रोम से क्या मतलब है, आपको पोलियो हुआ, ठीक हो गया, उसके बाद सिम्टम्स ऑफ पोलियो कम बैक, सिम्टम्स जो होते हैं वापस आते हैं कई सालों के बाद, ईयर आफ्टर अ पोलियो इन्फेक्शन। पोलियो इन्फेक्शन होने के कई सालों के बाद जब आता है तो उसको हम लोग कहते हैं पोस्ट पोलियो सिंड्रोम। तो मेरे ख्याल से यहां से बात समझ में आई होगी। टाइप्स ऑफ पोलियो, पैरालिटिक मतलब पोलियो कई प्रकार से होती हैं, ठीक है। हम लोगों के दिमाग में एक ही पोलियो है, कौन सा, पैरालाइज करने वाला, कि वो हाथ पैर हमारे क्या होते हैं, उनको खराब कर देता है तो चलने फिरने में दिक्कत होती है। ऐसा नहीं है, पोलियो कई प्रकार से होता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीकल ओरल, ठीक है। पोलियो वायरस गेट इनटू योर बॉडी थ्रू योर माउथ और नोज, नाक से या मुंह से अंदर जा सकता है। इट मेक्स मोर कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, बहुत सारी अपनी कॉपी बनाता है। इनटू योर थ्रोट एंड गट, गले में और पेट के इंटेस्टाइन में, है ना, गट जो इंटेस्टाइन है वहां पे मल्टीप्लाई करके अपनी बहुत सारी कॉपी बना लेगा। इन सम केसेस इट गेट इनटू योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड कॉजेस पैरालिसिस, कुछ केसेस में ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच जाता है और तभी ये क्या करता है, पैरालिसिस करता है, ठीक है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीकल ओरल। फीकल ओरल को पूरा और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके कैसे लिखेंगे वो भी आगे आएगा, चार्ट आएगा तब मैं बताऊंगा। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन बेटा देखो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा हुआ, आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो या तो सभी के कॉमन बना के लिख दो, और अगर जितने ऊपर मैंने बताए थे उनके सीधा सीधा डायरेक्ट लिख दो कि सिम्टम्स ऑफ अबॉर्टिव पोलियोमाइलाइटिस का क्या है, फटीग, फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग, डायरिया, सोर थ्रोट, डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। थोड़ा पढ़ लेते हैं। बिटवीन 70
to 95% ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विद पोलियो वायरस डोंट हैव सिम्टम्स। लगभग 70 से 95% जिनको पोलियो वायरस होता है कोई भी सिम्टम्स नजर नहीं आते उनकी बॉडी में। ऑफ दोस, उनमें से विद सिम्टम्स मोस्ट पीपल हैव द माइल्डेस्ट फॉर्म, और कुछ के अंदर अगर सिम्टम्स दिखाई भी देते हैं तो बहुत हल्के से, जैसे कि अपना अबॉर्टिव पोलियोमाइलाइटिस है, जिसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स या इंटेस्टाइनल सिम्टम्स, हल्का फुल्का पेट गड़बड़ होगा, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। ठीक है। पैरालिटिक पोलियो कॉजेज द मोस्ट सीरियस सिम्टम्स इंक्लूडिंग पैरालिसिस। जो पैरालिटिक पोलियो है ये सबसे खतरनाक है। इसका सिम्टम्स क्या होगा? पैरालिसिस हो जाती है। ठीक है, हाथ पैर कुछ ना कुछ खराब हो जाता है। तो सिम्टम्स ऑफ अबॉर्टिव पोलियोमाइलाइटिस की बात करें तो फटीग, फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग, ये डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो। अदरवाइज अबॉर्टिव पोलियोमाइलाइटिस सिम्टम्स आर सिमिलर टू मेनी अदर इलनेस। इसके सिम्टम्स कई सारों से मिलते जुलते हैं। दे स्टार्ट 3 to 7 days आफ्टर गेटिंग इन्फेक्टेड एंड लास्ट अ फ्यू डेज। ठीक है, वो इन्फेक्शन होने के बाद 7 से जो 3 to 7 days है ना, दे स्टार्ट, ये सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं 3 to 7 days। ठीक है, आफ्टर गेटिंग इन्फेक्शन होने के 3 से 7 दिन के बाद। ठीक है, एंड लास्ट अ फ्यू डेज, और कुछ दिनों तक रहते हैं। लास्ट अ फ्यू डेज, कुछ समय तक रहते हैं। सिम्टम्स ऑफ अबॉर्टिव पोलियोमाइलाइटिस को इंक्लूड करें तो थकान है, बुखार है, सरदर्द है, उल्टी है, डायरिया है, गले में खराश हो सकती है। नॉन पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस की बात करें तो नेक की स्टिफनेस है। ठीक है, इसके भी सेम सिम्टम्स है एज अबॉर्टिव पोलियोमाइलाइटिस। कुछ एडिशनल सिम्टम्स की बात करें तो गर्दन अकड़ सकती है, पेन और पिंस एंड निडल्स फीलिंग इन योर आर्म्स एंड लेग्स, ऐसा लगेगा कि झंझनाहट है या चुभन सी हो रही है। सीवियर हेडेक, सर में बहुत भयानक दर्द होगा। सेंसिटिविटी टू लाइट, फोटोफेबिया, लाइट को देखने पर आपको क्या होगा? चमक लगेगी बहुत तेज, आप लाइट देखना नहीं चाहेंगे। जैसे कि आप अचानक सो के उठे हो और एकदम से तेज रोशनी हो तो देख नहीं पाते उसको, इसी प्रकार आप नॉर्मल केस में भी तेज रोशनी को नहीं देख पाएंगे। सिम्टम्स ऑफ पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस। ठीक है, इसमें क्या है? सेंसिटिविटी टू टच, टच के लिए सेंसिटिविटी हो जाएगी, और मसल्स स्पास, मांसपेशियों में ऐंठन आना स्टार्ट होती है। ठीक है ना। पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस स्टार्ट आउट विद सिम्टम्स सिमिलर टू अबॉर्टिव पोलियोमाइलाइटिस और नॉन पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस। इसके सिम्टम्स सेम ऊपर की तरह रहते हैं तो समझ में नहीं आता क्या है। एडिशनल सिम्टम्स कैन अपीयर डेज और वीक लेटर। जो एडिशनल सिम्टम्स होते हैं वो कुछ दिनों के बाद या कुछ हफ्तों के बाद आते हैं, जिसमें सेंसिटिविटी टू टच और मसल स्पास, हाथ पैरों में ऐंठन होती है। ठीक है, उसके अलावा जो स्पाइनल पोलियोमाइलाइटिस मेक्स इट टू सो यू कांट मूव योर आर्म्स और लेग बोथ। अगर स्पाइनल पोलियोमाइलाइटिस हो गया है तो वो आपके हाथ पैरों में क्या कर देगा? अकड़न पैदा कर देता है, एक तरह से पैरालिसिस कर देगा, आप उसको हिला नहीं पाएंगे। बल्बुलर पोलियोमाइलाइटिस मेक्स इट हार्ड टू ब्रीथ, स्वेलो एंड स्पीक। तो ध्यान रखना, जो स्पाइनल है उसमें क्या होता है? आपके स्पाइनल में जो पोलियो लगता है जाकर के, ठीक है ना, उसमें आपके हाथ पैर काम करना बंद करेंगे, और जो बल्बुलर है उसमें आप या तो सांस नहीं ले पाओगे, निगल नहीं पाओगे, या बोल नहीं पाओगे। तो ये अंतर आता है। और दोनों हो गए। बल्बो स्पाइनल पोलियोमाइलाइटिस है सिम्टम्स ऑफ बोथ स्पाइनल एंड बल्बर पोलियो। इंसान की अल्टीमेटली डेथ ही हो जाएगी, जब सांस नहीं ले पाएगा तो इंसान की मौत हो जाएगी। बातें समझ में आ रही है? बहुत सारी चीजें कॉमन है, एक बार पढ़ना है, उसके बाद मैं फिर कह रहा हूं कि पूरी लाइनें नहीं लिखनी है। जैसे कि आप अगर जिसके शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो सिम्टम्स में ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये 3 पॉइंट लिखें, 4 पॉइंट लिखें। ठीक है, सीधा सीधा ये 2 पॉइंट लिखें, सीधा सीधा ये वाले पॉइंट लिखें। ठीक है, और शॉर्ट कर सकते हैं। स्पाइनल पोलियोमाइलाइटिस क्या हो जाएगा? आर्म्स और लेग। बल्बुलर पोलियोमाइलाइटिस ब्रीथ, स्वेलो, स्पीक। मेन हेडिंग डाल करके उसको फिर एग्जाम में प्रॉपर अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं आप लोग। क्लियर है? सिम्टम्स ऑफ पोलियो इंसेफेलाइटिस, इसका भी वही है, सेम रहते हैं लगभग, फ्लू लाइक सिम्टम्स रहेगा। और उसके अलावा एक्सट्रीम टायर्डनेस, थकान होती है, चिंता होती है, फोकस नहीं कर पाता इंसान, फोकस करने में दिक्कत आती है, और सीजर, दौरे वगैरह से पड़ते हैं। तो ये सिम्टम्स ऑफ पोलियो इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस मतलब ब्रेन हो जाता है। क्लियर है बातें? अब रोल ऑफ फार्मासिस्ट, सबसे आसान काम, अगर पिछला लेक्चर देख लिया तो अब समझना आसान है ना। अगर वैक्सीनेशन मौजूद है तो वैक्सीनेशन के लिए गाइड करेगा सबको कि जैसे बच्चा हो, डिलीवरी हो, तुरंत वैक्सीन लगाए। 2 वैक्सीन अवेलेबल हैं, साक्स वैक्सीन और सेविन वैक्सीन। एजुकेट करेगा, प्रमोट करेगा, प्रोवाइड करेगा वैक्सीनेशन, लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में एजुकेट करेगा, प्रमोट करेगा। ठीक है, गाइड पीपल रिगार्डिंग एप्रोप्रिएट हैंड हाइजीन, हैंड हाइजीन के बारे में बताया कि प्रॉपर हाथों धुल के ही खाना खाएं। ठीक है, एंड जनरल इलनेस मैनेजमेंट, और अगर बीमार हो गए हैं तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। फार्मासिस्ट शुड स्टे अपडेटेड अबाउट द करंट केसेस, प्रेजेंटली आपके एरिया में क्या केसेस चल रहे हैं आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसी के हिसाब से फिर आप क्या करेंगे? जागरूकता फैलाएंगे। रिकमेंडेड फॉर आइसोलेशन फॉर एप्रोप्रिएट पीरियड, अगर जरूरत है
तो कुछ समय के लिए पेशेंट को अलग रखा जाएगा। गाइड इन्फेक्टेड पर्सन अबाउट प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ यूरिन एंड फीसेस, अगर इन्फेक्शन हो गया है तो उसको प्रॉपर यूरिन और फीसेस को प्रॉपर डिस्पोज करे। ये नहीं कि आपने ले जाकर आप बाहर कहीं खेत में कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, इस तरह से ना करें। गाइड पीपल टू प्रोटेक्ट वाटर सोर्स एंड फूड फ्रॉम कंटेमिनेशन, लोगों को बताएगा कि भैया खाने को और पानी को बचा के रखें, उसे दूषित ना होने दें। टेक मेजर टू रेस्ट्रिक्ट फ्लाई, और लोगों से कहेगा बताएगा भैया चीज़ों को ढक के रखें, जालीदार चीज़ के अंदर रखें, मक्खियों से बचाएं। तो ये रोल ऑफ फार्मासिस्ट मन से बना के अब तो आ ही गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है ना। पिछला लेक्चर देख लिया तो आ गया होगा। अब आता है वायरल हेपेटाइटिस, ठीक है। ये कुछ देखो, यहाँ पे जब पिछले रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन किया था उसमें एक एक करके था, इसके अंदर एक ही के अंदर सब टाइप्स हैं कई सारी, तो यहाँ थोड़ा सा इसलिए लेक्चर लेंदी होगा, ठीक है। वायरल हेपेटाइटिस की बात करें, इन्फेक्शन यहाँ पर वायरल हेपेटाइटिस का मतलब क्या है, लिवर इन्फ्लेमेशन एंड डैमेज, लिवर को इन्फ्लेमेशन करेगा। इन्फ्लेमेशन का मतलब समझते हो ना, स्वेलिंग है, पेन है, वो सब किसके अंदर आता है, इन्फ्लेमेशन की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि अगर मैं बोल रहा हूँ इन्फ्लेमेशन है तो स्वेलिंग और पेन, ये दोनों चीजें आपकी उसके अंदर काउंट करी जाएंगी। क्लियर है बातें? ओके। तो हेपेटाइटिस का मतलब वायरल का वो इन्फेक्शन जहां पे हमारा लिवर क्या हो रहा है, इन्फ्लेम हो रहा है और डैमेज हो रहा है। सेवरल डिफरेंट वायरसेस कॉज हेपेटाइटिस, कई सारे डिफरेंट वायरस हैं जो हेपेटाइटिस कॉज करते हैं, इंक्लूडिंग हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई, ये हमारे कॉमन है मेन। द हेपेटाइटिस ए एंड ई वायरस टिपिकली कॉज एक्यूट इन्फेक्शन, जो ए और ई है ये ज्यादा थोड़े से एक्यूट इन्फेक्शन होता है, इनका तीव्र रहता है, ठीक है। द हेपेटाइटिस बी सी डी वायरसेस कैन कॉज एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फेक्शन। बी सी डी क्या, क्रोनिक, एक लंबे समय तक क्या करेंगे, आपको बीमार रखेंगे। एक्यूट कब कहा जाता है, जब वो 6 महीने से नीचे खत्म हो जाए। क्रोनिक कब क्या, इट परसिस्ट लॉन्गर, 6 महीने से भी लंबे समय तक कोई बीमारी रह रही है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, क्रोनिक बोल देते हैं। कॉजेटिव एजेंट, अब हेपेटाइटिस ए ये पढ़ लेना, ये आपको सेकंड ईयर में भी आएगा, ठीक है ना। हेपेटाइटिस ए की बात करें तो देखो HAV, इसका मतलब क्या हो गया, इसको याद रखेंगे, हेपेटाइटिस ए वायरस, ठीक है ना। कौन सी फैमिली का है, फैमिली है इसकी पिकोरना वायरिडे। किससे होता है, फूड और वाटर, वही फीकल ओरल हो गया फूड वाटर से। हेपेटाइटिस बी, ठीक है, कॉजेटिव एजेंट HPV हेपेटाइटिस बी वायरस, कौन सी फैमिली का है, हेपाडना वायरिडे, ठीक है। बॉडी फ्लूइड सच एज ब्लड या वेजाइनल सिक्रेशन और सीमेन, ये वहां से भी हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर जो बी है बॉडी का फ्लूइड है, यानी कि बॉडी का फ्लूइड सलाइवा है हमारा, ब्लड का ट्रांजैक्शन हो रहा है, हम लोग इंजेक्शन लेते हैं ना, कई बार ड्रग अब्यूज वगैरह करते हैं या इन्फेक्टेड नीडल होती है। वजाइनल सिक्रेशन और सीमन, यानी कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स करोगे तो उससे भी हेपेटाइटिस बी आपको लग सकता है। हेपेटाइटिस सी, ठीक है ना, इसका एजेंट कौन है, हेपेटाइटिस सी वायरस, कौन सी फैमिली है इसकी, फ्लेविवायरिडे, ये भी वही बॉडी फ्लूइड है, ब्लड है, वजाइनल सिक्रेशन और सीमेन है। हेपेटाइटिस डी, ठीक है, इसका कौन सा है, हेपेटाइटिस डी वायरस, इसका एजेंट है। कॉन्टैक्ट विद ब्लड, ये ज्यादातर क्या है, ब्लड के कॉन्टैक्ट माने से होता है। हेपेटाइटिस ई, एक्सपोजर टू हेपेटाइटिस ई वायरस, कौन सी फैमिली है, कैलिसीवायरिडे या हेपेवायरिडे, इन फूड एंड वाटर, ये कंटेमिनेशन फूड और वाटर से होता है। हेपेटाइटिस एफ और हेपेटाइटिस जी, जिसका जिक्र आमतौर पे नहीं होता है बट एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि जो हेपेटाइटिस एफ है एक्चुअली वो म्यूटेंट ऑफ बी का है। बी अगर होगा तो एफ होगा, बी में ही कुछ म्यूटेशंस हो जाते हैं, जीन्स में कुछ चेंजेस आते हैं तो वो एफ में कन्वर्ट हो जाता है। और जी एक्सपोजर टू HGV, इसकी फैमिली क्या है, फ्लेविवायरिडे। इंपॉर्टेंट ई तक ही है बट एफ और जी भी एग्जिस्ट करते हैं, उसकी नॉलेज मैंने आपको लोगों को दे दी है। तो पॉजिटिव एजेंट आप सिंपल है, यहां तो कुछ करना ही नहीं है। ए हेपेटाइटिस ए वायरस, बी हेपेटाइटिस बी वायरस, सी हेपेटाइटिस सी वायरस। फैमिली एक बार को याद नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन जो लोग याद कर लें, जिनके अंदर क्षमता है वो लोग जरूर याद करें, ठीक है। आगे आते हैं एपिडेमियोलॉजी। अब एपिडेमियोलॉजी में क्या है, सबका थोड़ा सा अलग अलग पढ़ना पड़ेगा हमें। जैसे कि हेपेटाइटिस ए, इसको हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं, सिनोनिम की बात करें अगर तो इसका एक और नाम है इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। ये इन्फेक्शियस है, ज्यादा खतरनाक होती है। हेपेटाइटिस ए कॉज ओनली एक्यूट इन्फेक्शन एंड टिपिकली गेट्स बेटर विदाउट ट्रीटमेंट आफ्टर ए फ्यू वीक्स।
ये एक्यूट इन्फेक्शन क्रिएट करती है और कुछ ही टाइम के बाद, हफ्तों के बाद खुद से ही क्या होती है, ठीक हो जाती है विद अ लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, और बॉडी के अंदर एक लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी पैदा हो जाती है। हाउएवर, हालांकि अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस ए कुड डाई फ्रॉम फुल्मिनेंट हेपेटाइटिस। ठीक है ना, तो हेपेटाइटिस का एक और विकराल रूप होता है। ठीक है, तो कुछ लोगों की मौत हो जाती है जब वो अपने विकराल रूप में हो जाता है, एक भयानक रूप में आ जाता है, तो उसकी डेथ होती है। अदरवाइज नॉर्मली लोग ठीक हो जाते हैं। यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ बाय गेटिंग अ हेपेटाइटिस ए वैक्सीन। आप यहाँ पे वैक्सीन लेके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हेपेटाइटिस ए वायरस इन्फेक्शन ऑकर वर्ल्ड वाइड, ये पूरी दुनिया में होता है। ग्लोबली एंड एस्टिमेटेड 1.4 मिलियन केसेस, है ना, 1.4 मिलियन केसेस ऑकर ईच ईयर। हर साल लगभग 1.4 मिलियन केसेस पूरी दुनिया में पाए जाते हैं इसके। हेपेटाइटिस ए कैन ऑकर स्पोरेडिकली और एन एपिडेमिक फॉर्म। स्पोरेडिकली क्या होता है, अचानक से किसी इंसान में पाया जाता है ये, या एपिडेमिक फॉर्म में होता है ये। एपिडेमिक पता है ना, एपिडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 7 वीक का होता है। कम्युनिकेबिलिटी की बात करें तो मोस्ट इन्फेक्शियस 1 to 2 वीक बिफोर ऑनसेट ऑफ इलनेस। बीमारी की शुरुआत होने से 1 से 2 हफ्ते पहले, उस बीच में सबसे ज्यादा कम्युनिकेबल होता है, बहुत ज्यादा फैलता है। अगर आप किसी के टच में आ गए हैं जिसको बीमारी है, होने से पहले, मतलब किसी को इन्फेक्शन हो चुका है और बीमारी होने से 1 से 2 हफ्ते पहले, बीमारी मतलब सिम्टम्स एक तरह से क्या हो रहे हैं, जो बिफोर ऑनसेट ऑफ इलनेस, जो बीमारी शुरुआत होने से पहले, तो आप इन्फेक्शियस हो जाएंगे। रिजर्वायर इसका ह्यूमन ही है। होस्ट किस किस को इफेक्ट करेगा, ऑल एज ग्रुप ऑफ ह्यूमन आर द ओनली नेचुरल होस्ट। ठीक है ना, सभी एज ग्रुप को अफेक्ट करेगा और ह्यूमन क्या है, इसका इकलौता होस्ट है, यानी कि एनिमल से अफेक्ट नहीं कर रहा है। टेम्पोरल पैटर्न की बात करें तो कोई भी टेम्पोरल पैटर्न नहीं है, किसी भी सीजन में ये हो सकता है। देयर इज नो अप्रिशिएबल सीजनल वेरिएशन इन हेपेटाइटिस ए इंसिडेंस, है ना, किसी भी सीजन में किसी भी मौसम में हो जाता है। द रिस्क ऑफ हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन इज एसोसिएटेड विद लैक ऑफ सेफ वाटर एंड पुअर सैनिटेशन। सैनिटेशन मतलब होती है साफ सफाई। आप प्रॉपर साफ सफाई से नहीं रहते हैं, पानी आपका प्रॉपर नहीं आ रहा है, कहीं से इन्फेक्टेड जगह से आ रहा है, तो आपको होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक है, तो कंटेमिनेटेड एंड डर्टी हैंड्स, तो ये कहीं ना कहीं आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन आ गया। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या आ गया, क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट, यानी जिसको बीमारी है तो वो आपके घर में रह रहा है, वो चीज़ों को छू रहा है, आप भी चीज़ों को छू रहे हैं। सेक्स कॉन्टैक्ट, चाइल्ड डे केयर सेंटर, ठीक है, बच्चों को जो चाइल्ड डे केयर सेंटर होते हैं तो वहां से भी किसी एक बच्चे को है तो दूसरे बच्चों को फैल जाता है। कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ये कहीं ना कहीं फीकल ओरल का ही हिस्सा है। ब्लड एक्सपोजर बहुत रेयर होता है। इंजेक्टिंग ड्रग यूज या ट्रांसफ्यूजन, जब आप ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हो एक इंसान से दूसरे इंसान में और वो इन्फेक्टेड है तो हो जाएगा, या आप ड्रग का यूज करते हो, इंजेक्टिंग ड्रग यूज, है ना, कुछ लोग क्या करते हैं, नशा करते हैं इंजेक्शन लेकर के, और किसी एक को अगर हेपेटाइटिस है और उसी की निडल किसी और ने लगा ली है तो उसको भी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। नाउ हेपेटाइटिस बी, इसको हम लोग सीरम हेपेटाइटिस भी कहते हैं। ये एक एंडेमिक बीमारी है। हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन इज ग्लोबल, ये भी क्या है, ग्लोबल पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, यानी कि पूरी दुनिया में ये भी पाई जाती है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेटेड इन 2019 देयर वर 296 मिलियन, वो 1.4 था, 296 मिलियन HBV कैरियर्स का मतलब उनके अंदर वायरस था बट वो उनके अंदर लक्षण नहीं आए थे, ये इतने कैरियर्स थे। 1.5 मिलियन न्यू इन्फेक्शंस पर ईयर, यानी कि जो लोग बीमारी जिनके अंदर दिखाई देने लगती है वो लोग 1.5 मिलियन है। 296 मिलियन क्या है, कैरियर्स, यानी कि उनके अंदर वायरस है बट बीमार नहीं है वो लोग। ठीक है, कैरियर का मतलब जिसके अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है बट वो बीमार नहीं होते हैं। एंड एन एनुअल मॉर्टेलिटी मृत्यु लगभग कितनी है, 8,20,000 लोग हर साल, ठीक है ना, इसी से मर जाते हैं। और मोस्टली जब ये हेपेटाइटिस बी होती है, खतरनाक होती है, लिवर सिरोसिस एंड हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। लिवर सिरोसिस मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं लिवर के जो अंदर से ना एक तरह से सिक्रीशन होने लगता है, एक तरह कहते हैं रोना टाइप का, लिवर रोने लगा एक तरह से, है ना, उसके अंदर सिक्रीशन होने लगते हैं। और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, जो उसके सेल्स हैं वो कार्सिनोमा, कैंसर में बदल जाते हैं। इस प्रकार क्या होती है, डेथ हो जाती है। फिर हेपेटाइटिस बी कैन कॉज एक्यूट और क्रोनिक इन्फेक्शन, ये दोनों कर सकता है, एक्यूट और क्रोनिक दोनों कंडीशन क्रिएट कर सकता है। योर डॉक्टर में रिकमेंड स्क्रीनिंग यू फॉर हेपेटाइटिस बी इफ यू आर प्रेग्नेंट और हैव अ हाई चांस ऑफ बीइंग इन्फेक्टेड। ठीक है, डॉक्टर आपको टेस्ट के लिए बोल सकता है अगर आप प्रेग्नेंट हैं और अगर उसको लगता है कुछ आपके
केस हिस्ट्री ऐसी है कि आपको हेपेटाइटिस बी होने की संभावना ज़्यादा है, तो आपको टेस्ट के लिए बोल सकता है। आप अपने आप को बचा सकते हैं कैसे? बाय गेटिंग द हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, इसकी वैक्सीन भी आती है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 6 मंथ का होता है। कम्युनिकेबिलिटी, पेशेंट विद नो लॉन्गर बी इन्फेक्शियस बाय 7 वीक आफ्टर ऑनसेट ऑफ सिम्टम, यानी कि जब आपके अंदर सिम्टम्स आना स्टार्ट हो गए उसके 7 हफ्तों के बाद आप भले बीमार हो लेकिन आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपसे बीमारी दूसरे को नहीं जाएगी। रिजर्वायर इसका ह्यूमन है। होस्ट अफेक्ट ऑल वुमेन एंड मैन इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, सभी मेल और फीमेल को अफेक्ट करता है, एज का फर्क नहीं पड़ता, बच्चे बूढ़े जवान सबको बराबर ही ये अफेक्ट कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो कहीं ना कहीं बात समझ में आ गई होगी। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से एक आइडिया लग गया होगा जो हमने पहले पढ़ा था कि यहाँ पे चीजें याद करने वाली ज्यादा है, और आपको जनरली 3 नंबर का क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से 5-5, 6-6 पॉइंट, यानी कि हम हेपेटाइटिस ए बी सी डी कर रहे हैं तो उसमें कम से कम आपको 3-3, 4-4 पॉइंट जो आपको अच्छे से याद हो जाए वो आप याद करेंगे, ठीक है। हेपेटाइटिस बी के टेम्पोरल पैटर्न की बात करें तो थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल होता रहता है, फर्क नहीं पड़ता इसको भी, ठीक है। देयर इज नो नॉन टेम्पोरल पैटर्न, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसको कि बरसात है कि सर्दी है गर्मी है, होता रहता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एक पैरेंटरल हो गया, वही इंजेक्शन वाला हो गया, बॉडी फ्लूइड हो गया और पेरिनेटल हो गया। तो पैरेंटल में क्या है? आईवी ड्रग अब्यूजर, जो ड्रग को अब्यूज करते हैं, इंजेक्शन थ्रू लेते हैं। हेल्थ वर्कर्स आर एट इंक्रीज रिस्क, जो हेल्थ वर्कर हैं, यानी कि जो हेपेटाइटिस बी के मरीजों को देख रेख में लगे हुए हैं, नर्सेस हैं और जो लैब टेक्नीशियंस वगैरह हैं जो उनके ब्लड सैंपल्स को लेते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो इस टाइप से वो लोग, उनको रिस्क ज़्यादा होता है, ठीक है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ एचबीवी कंटेमिनेटेड ब्लड, अगर आपको ब्लड चढ़ा दिया गया है जो बी वायरस हेपेटाइटिस बी से कंटेमिनेटेड है, ओके। कंटेमिनेटेड इंजेक्शन ड्यूरिंग मेडिकल प्रोसीजर एंड थ्रू इंजेक्शन ड्रग यूज, ठीक है। तो ओवरऑल पैरेंटल का मतलब क्या है? जहां जहां से भी संभावना है इंजेक्शन लगने का या ब्लड निकालने की प्रोसेस हो रही है, ऑपरेशन हो रहा है, वो सब चीजें यहां पर आ जाती हैं, उससे आपको इन्फेक्शन लग सकता है। बॉडी फ्लूइड, इट कैन स्प्रेड थ्रू कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड लाइक ब्लड, सलाइवा, वेजाइनल फ्लूइड एंड सीमेन। तो देखो बॉडी फ्लूइड का मतलब क्या हो गया? बॉडी फ्लूइड का ऑब्वियस ही बात है, एक इंसान का बॉडी फ्लूइड दूसरे इंसान को कब लगता है? ऑब्वियस ही बात है जब क्या होती है? सेक्सुअल कांटेक्ट होता है। क्या होता है? सेक्सुअल कांटेक्ट होता है। सेक्सुअल कांटेक्ट में ही आप क्या है? सलाइवा एक इंसान का दूसरे इंसान को लग सकता है, ठीक है, और वेजाइनल फ्लूइड लग सकता है और सीमेन लग सकता है, ठीक है। सेक्सुअल कांटेक्ट ही एक ऐसे है जहां पे बॉडी फ्लूइड इजीली ट्रांसफर होता है एक इंसान से दूसरे इंसान में। पेरिनेटल का मतलब हो गया मदर टू इन्फेंट, बच्चे से मां को जब होता है तो उसको हम लोग पेरिनेटल कहते हैं, ओके। हेपेटाइटिस बी वायरस की अगर हम बात करें कि बॉडी के किन हिस्सों में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो ब्लड, सीरम और वाउंड एक्सुडेट, यानी कि जख्म से जो वो होता है ना, सीरम निकल रहा होता है, जख्म से जो रिसाव हो रहा होता है, उनके अंदर इसका कंसंट्रेशन हाई होता है। ठीक ठाक ओके ओके होता है सीमेन, वेजाइनल फ्लूइड और सलाइवा के अंदर ओके ओके, लेकिन अच्छी मात्रा में होता है। काफी लो या ना के बराबर पाया जाता है यूरिन में, फीसिस में, पसीने में, आंसुओं में और ब्रेस्ट मिल्क में काफी ना के बराबर है, ठीक है। कंसंट्रेशन इन बॉडी फ्लूइड, यानी कि किस तरह की बॉडी, मतलब बॉडी में किन पार्ट्स में सबसे ज्यादा पाया जा रहा है। बात करें हेपेटाइटिस सी की, ठीक है, अभी सी आ गया हमारे पास। मुस्कुराओ, हम लोग कुछ सीख रहे हैं, बोर मत हो, ठीक है। पानी वानी पीते रहो, लेक्चर देख लो, एक बारी सुन लो, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, इसको याद करना पड़ेगा, एक बार में समझ लो केवल, फिर याद करना पड़ेगा बेटा, याद करने के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। काफी सारी चीजें मैं फिर कह रहा हूं, जरूरी नहीं है बच्चा सोचता है कि सर ने जो लिखा दिया सब लिखना है, इसमें से भी आप कुछ चीजों को हटा सकते हैं और कुछ चीजें अपनी ऐड कर सकते हैं, या कोई लाइन टफ लग रही है तो उसको आप सिंपल कर सकते हैं। सी की बात करें तो हेपेटाइटिस सी कैन कॉज एक्यूट और क्रोनिक इन्फेक्शन, ये मेन चीजें यही लिखा करो बस, एक्यूट और क्रोनिक इन्फेक्शन। डॉक्टर यूजुअली रिकमेंड 1 टाइम स्क्रीनिंग ऑफ ऑल अडल्ट एजेस 18 to 79 फॉर हेपेटाइटिस सी। डॉक्टर एक बार जरूर रिकमेंड करता है। अच्छा, आप लोग कहें कहाँ, हमको तो कभी रिकमेंड नहीं किया, तो ये डेवलपिंग कंट्री की बात नहीं है। अगर एक बात की जाए, जैसे डेवलप कंट्री होती है तो कभी ना कभी एक सिचुएशन ऐसी आती है, डॉक्टर पूछ लेता है क्या तुम्हारी स्क्रीनिंग हुई है, क्या हेपेटाइटिस सी की कभी जांच हुई है, नहीं हुई है तो करवा देगा फिर वो। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट कैन प्रिवेंट लिवर डैमेज, ठीक है। अगर जल्दी डायग्नोस कर लिया जाए और ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो लिवर डैमेज होने से बच जाता है। ग्लोबली बात करें अगर हम लोग, तो लगभग 58 मिलियन पीपल हैव क्रोनिक हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन
विद अबाउट 1.5 मिलियन न्यू इन्फेक्शन ऑकरिंग पर ईयर। ठीक है, पूरी दुनिया में 58 मिलियन लोगों को इन्फेक्शन है और हर साल 1.5 मिलियन नए केस आ रहे हैं। 3.2 मिलियन एडोलसेंट एंड चिल्ड्रन विद क्रोनिक हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन। लगभग यहां पर 3.2 मिलियन एडोलसेंट, एडल्ट और बच्चे हैं जिनको हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन हो रखा है। डाटा है, याद हो जाए अच्छी बात है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, डाटा है ये। WHO ने एस्टिमेट किया कि 2019 में अप्रोक्सीमेटली 29 है ना 2,90,000 लोग मर गए फ्रॉम हेपेटाइटिस सी से, मोस्टली फ्रॉम सिरोसिस एंड हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। देखो फिर रिपीट हो गया ये। ठीक है, प्राइमरी लिवर जो कार्सिनोमा का मतलब कैंसर होता है। ठीक है, लिवर सिरोसिस और कैंसर से मर गए। डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल मेडिसिन कैन क्योर मोर देन 95% पर्सन विद हेपेटाइटिस सी। डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल मेडिसिन है ना, कुछ एंटीवायरल मेडिसिन है जिसको हम DAS भी कहते हैं। लगभग 95% पेशेंट क्या हो गए, ठीक हो गए, बट एक्सेस टू डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इज लो। बट डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट का जो एक्सेस है लोगों के पास, लोग कम डायग्नोस हो पाते हैं कि हाँ उनको हेपेटाइटिस सी है। लक्षण ऐसे होते हैं जल्दी समझ में नहीं आता है। ठीक है, और फिर उनका ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाता है। देयर इज करंटली नो इफेक्टिव वैक्सीन। कोई भी वैक्सीन नहीं है किसके खिलाफ, सी के खिलाफ। ए और बी के खिलाफ थी, सी के खिलाफ कोई वैक्सीन नहीं है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 2 से 26 वीक का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। कम्युनिकेबिलिटी की बात करें 1 और मोर वीक बिफोर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम। ठीक है, सिम्टम्स के शुरुआत होने से 1 से 2 हफ्ते पहले तक, 1 या 1 से ज्यादा हफ्तों तक ये कम्युनिकेट कर सकता है, दूसरे में फैल सकता है। द कंटेजियस पीरियड इज इनडेफिनाइट इन क्रोनिकली इन्फेक्टेड पर्सन। जो क्रोनिकली पर्सन बीमार है सी से, उनका जो कंटेजियस पीरियड है वो इनडेफिनाइट है, जब तक बीमार रहेंगे फैलाते रहेंगे। रिजर्वायर कौन है इसका, सिर्फ ह्यूमन है रिजर्वायर, उसके अंदर ही पाया जाता है। होस्ट की बात करें, नंबर ऑफ न्यूली रिपोर्टेड क्रोनिक हेपेटाइटिस सी केसेस वाज हाईएस्ट अमंग मेल्स एंड अमंग पीपल एज 20 से 39 ईयर्स एंड 55-70 ईयर। तो मेल्स के अंदर कहीं ना कहीं ज्यादा पाया गया है, लगभग सभी को अफेक्ट करता है, बट मेल में कहीं ना कहीं ज्यादा देखा गया है, और उसमें भी 20 से 39 और 55 से 70 साल के लोगों में ये थोड़ा ज्यादा पाया गया। टेम्पोरल पैटर्न कुछ नहीं है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेम एज हेपेटाइटिस बी। ठीक है, चलें आगे। डी की बात करें तो हेपेटाइटिस डी की बात करें तो इसका सिनोनिम क्या है, इसको हम लोग डेल्टा वायरस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेल्टा वायरस। आप लोग एक काम कीजिएगा, मैं आपको बताऊं, ठीक है, आप लोगों को लग रहा होगा सर ऐसा कैसे चलेगा, ऐसा चलेगा। हेपेटाइटिस लिख करके ना एक पेज ले लेना हेपेटाइटिस, और इस तरीके से टेबल बना लेना, A B C D और E। ठीक है ना, इस तरह टेबल बना करके 1 2 3 4 पॉइंट इसके, 4 पॉइंट इसके, 4 पॉइंट इसके। पॉइंट मतलब बहुत छोटे लिखना, इतने छोटे लिखना कि तुमको याद रहे और तुम उसको एग्जाम में लंबा करके लिख सको। 4 5 पॉइंट इस तरीके से लिख लोगे तो पूरी समरी बन जाएगी आपकी। बहुत सारे पॉइंट इसमें चाहो तो हटा देना बीच में से, ठीक है ना। ओके, जैसे सिनोनिम हो गया डेल्टा वायरस। द हेपेटाइटिस डी वायरस इज अनयूजुअल, ये काफी अनयूजुअल है, अनकॉमन है, बिकॉज इट इज ओनली इन्फेक्ट यू व्हेन यू आल्सो हैव हेपेटाइटिस बी। ये काफी अनकॉमन है, आमतौर पे नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता, ये तभी आपको होगा जब हेपेटाइटिस बी आपको होगा, क्योंकि जो बी वायरस होता है वो अपने जीन्स में कुछ म्यूटेशन ले आता है तो और फिर वो डी में बदल जाता है। बात समझ में आई। तो हेपेटाइटिस डी वायरस इज द वायरस दैट रिक्वायर्स हेपेटाइटिस बी वायरस फॉर इट्स रेप्लिकेशन, यानी कि उसको रेप्लिकेट करने के लिए हेपेटाइटिस बी वायरस चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा क्वेश्चन बनता है हमारे पास, डी वायरस को होने के लिए बी की जरूरत है, इसीलिए काफी अनकॉमन है, काफी अनयूजुअल है। A co-infection occur when you get both hepatitis D and hepatitis B infection at the same time. ऐसा भी हो सकता है कि आपको co-infection D और B एक साथ हो जाए। A super infection occur if you already have chronic hepatitis B and then become infected with hepatitis D. एक super infection को हम लोग कह सकते हैं, एक के ऊपर एक और infection हो जाना। B हो गया आपको, फिर D भी हो गया, तो इसको हम super infection भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो super infection, एक infection है उसके ऊपर एक और infection हो जाता है, तो super infection। देयर इज नो वैक्सीन टू प्रिवेंट हेपेटाइटिस डी, डी को भी रोकने के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। हाउएवर प्रिवेंशन ऑफ हेपेटाइटिस बी विद हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज आल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्यूचर हेपेटाइटिस डी इन्फेक्शन। तो हम कह सकते हैं अगर हम बी को रोक ले, क्योंकि बिना बी के डी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बी को रोक लिया तो डी अपने आप रुक जाएगा। बात समझ में आ रही है।
तो बी वैक्सीन है तो हम कह सकते हैं प्रिवेंट कर सकते हैं किसको, डी को रोक सकते हैं अगर हम बी को रोक लें तो प्रिवेंशन हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड द नंबर ऑफ हेपेटाइटिस डी वायरस इन्फेक्शंस हैज डिक्रीज सिंस 1980s ड्यू टू मेनली टू सक्सेसफुल ग्लोबल एचपीवी वैक्सीनेशन प्रोग्राम। 1980 के बाद डी वायरस जो हेपेटाइटिस डी वायरस को काफी हद तक कंट्रोल किया गया है क्योंकि बी वायरस की हमको वैक्सीन मिल गई थी। इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 12 वीक है। कम्युनिकेबिलिटी ऑल पर्सन विद डिटेक्टेबल एचडीवी आरएनए इन देयर ब्लड आर पोटेंशियली इन्फेक्शियस टू अदर, जिनके अंदर ये है वो इन्फेक्ट कर देगा दूसरों को। रिजर्वायर इसका ह्यूमन है, होस्ट सेम है बी की तरह, टेम्पोरल पैटर्न सेम है बी की तरह, मोड ऑफ ट्रांसमिशन बेटा वही रहेगा इसका, है ना, या तो एक शब्द में लिख दो फीकल ओरल, अदरवाइज क्या लिख सकते हैं कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट, कॉन्टैक्ट विद कंटेमिनेटेड निडल्स स्पेशली इंजेक्शन ड्रग इक्विपमेंट, यानी कि वही निडल वाली बात आ गई, यानी कि जो हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसमिशन हम कह सकते हैं जो हमारे पास सेम है सी है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पार्टनर, ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू न्यूबॉर्न, ठीक है। स्प्रेड अमंग फैमिली मेंबर्स कैन ऑकर अमंग पीपल विद क्रोनिक एचपीवी इन्फेक्शन, ठीक है ना, फैमिली मेंबर्स में फैल जाता है ये, ओके। तो लगभग वही है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, या फीकल ओरल लिख दो या साथ साथ में ये भी लिख दो। साथ में एक बात जरूर लिखनी है, इन्फेक्शन कैन ओनली ऑकर, ये तभी होगा इन दोज उन लोगों में जिनके पास पहले से ही हेपेटाइटिस बी है उनको ही होगा, और होगा तो फिर कैसे होगा, इन तरीकों से होगा। क्लियर है बातें। हेपेटाइटिस ई की बात करें, इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद हेपेटाइटिस ई वायरस, है ना, लिवर का इन्फ्लेमेशन है। जनरली क्या हेपेटाइटिस है तो सारी बीमारी क्या है, लिवर को ही अफेक्ट करती है। एवरी ईयर देयर आर एन एस्टिमेटेड 20 मिलियन, लगभग 20 मिलियन इन्फेक्शंस होते हैं वर्ल्ड वाइड, लीडिंग टू एन एस्टिमेट 3.3 मिलियन सिम्टोमेटिक केसेस ऑफ हेपेटाइटिस ई, ठीक है। लगभग 20 मिलियन देखने को मिलते हैं और 3.3 मिलियन के अंदर हमको सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं हेपेटाइटिस ई वाले। WHO एस्टिमेट दैट हेपेटाइटिस ई कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 44,000 डेथ इन 2015, अच्छे खासा एक रेशियो है, काफी लोगों की डेथ हुई। हेपेटाइटिस ई इज फाउंड वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में यही पाया जाता है, बट द डिजीज मोस्ट कॉमन इन ईस्ट एंड साउथ एशिया, ईस्ट और साउथ एशिया में ज्यादा पाया जाता है। A vaccine to prevent hepatitis E virus infection has been developed and is licensed in China but is not yet available elsewhere, ठीक है। उसके लिए एक वैक्सीन बनी है जो कि चाइना में लाइसेंस हुई है लेकिन सब जगह अवेलेबल नहीं है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 6 से 8 हफ्ते का है। कम्युनिकेबिलिटी की बात करें तो इन्फेक्टेड पर्सन एक्सक्रीट द वायरस बिगिनिंग फ्रॉम अ फ्यू डेज बिफोर टू 3 to 4 वीक आफ्टर ऑनसेट ऑफ डिजीज, ठीक है ना। इन्फेक्शन होने के बाद से ही वायरस क्या होता है, एक्सक्रीट मतलब उसके फीसिस से निकलना स्टार्ट हो जाता है, और बिफोर 3 to 4 वीक आफ्टर ऑनसेट ऑफ डिजीज, और डिजीज के शुरू होने से 3 से 4 हफ्ते पहले तक वो होता रहता है, ठीक है। सॉरी, ऑनसेट ऑफ डिजीज यानी डिजीज जब शुरू हो जाएगी बीमारी तो उसके 3 से 4 हफ्तों तक होता रहता है। रिजर्वायर इसका कौन है, पिग्स में पाए जाते हैं, पिग्स से इंसानों में आता है ये। होस्ट क्या है, पीपल एज 15 से 44 साल के जो लोग हैं उनको ज्यादा अफेक्ट करता है। टेम्पोरल पैटर्न मोर लाइकली टू ऑकर डेट एट द टाइम ऑफ मानसून के समय ये ज्यादा फैलता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीकल ओरल रूट प्रिंसिपली वाया कंटेमिनेटेड वाटर, है ना, फीकल ओरल में भी ज्यादातर जो कंटेमिनेटेड वाटर है उससे ये ज्यादा फैलता है। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी, काफी सारी चीजें सिमिलर हैं, कुछ चीजें जैसे डाटा वाला जो पॉइंट आता है उसको नहीं भी लिखो तो चल जाएगा, और अगर लिख रहे हो तो थोड़ा सा याद कर लो, डाटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा तो फर्क नहीं पड़ता, डाटा की एक लाइन जोड़ सकते हो एपिडेमियोलॉजी के अंदर, ठीक है ना। बात बाकी जैसे कि अपना जो वैक्सीन के बारे में बात बतानी है, इंक्यूबेशन है, कम्युनिकेबिलिटी है, रिजर्वायर है, होस्ट है, टेम्पोरल पैटर्न है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये कुछ 5-6 पॉइंट जो आपको मैंने बताए थे एपिडेमियोलॉजी के अंदर आप लोग पक्के से दोगे। हेपेटाइटिस बेटा क्वेश्चन बहुत ज्यादा संभावना अगर आएगा तो 5 नंबर में आएगा आपका, इसीलिए इस टाइप से है ये। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन सब में लगभग सेम जैसे होता है। क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलती है, बेचैनी होती है, एब्डोमिनल टेंडरनेस, पेट को टच करो दर्द वगैरह सा होता है, स्पेशली इन अपर राइट कॉर्नर जहां पे लिवर वाला पार्ट होता है वहां छूने से क्या होता है, दर्द होता है। थकान रहती है, जॉन्डिस हो जाएगा ना, स्किन पीली पड़ जाती है, डार्क कलर यूरिन काली कलर की आएगी, लाइट कलर स्टूल का कलर यानी पॉटी कलर हल्का हो जाता है, पेट में दर्द होगा, नॉइजिया विदाउट वॉमिटिंग, नॉजिया जी मिचला सकता है, साथ में वॉमिटिंग हो भी सकती है और नहीं भी।
एब्डोमिनल स्वेलिंग ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन, बॉडी के अंदर पानी रुकना शुरू हो जाता है, इसकी वजह से पेट फूल जाता है और स्वेलिंग आ जाती है। क्लियर है? देन रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या करेगा? ये गाइड अबाउट प्रेजेंट वैक्सीनेशन, जो वैक्सीनेशन मौजूद है उसके बारे में क्या करेगा? ये गाइड करेगा। एजुकेट, प्रमोट एंड प्रोवाइड वैक्सीनेशन, वही सेम चीजें जो ऊपर लिखी थी वही सारी चीजें। गाइड पीपल रिगार्डिंग एप्रोप्रिएट हैंड हाइजीन, जनरल इलनेस। फार्मासिस्ट शुड स्टे अपडेटेड अबाउट करंट केसेस, जो करंट केसेस उसके बारे में अपडेटेड रहेगा। रिकमेंड फॉर आइसोलेशन फॉर एप्रोप्रिएट पीरियड, अगर जरूरत है तो उसको अलग रखेगा, बताएगा कि भैया आप अलग रहो फैमिली के मेंबर से कुछ टाइम के लिए। गाइड इन्फेक्टेड पर्सन अबाउट प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ यूरिन एंड फीसेस, यूरिन और फीसेस को प्रॉपरली आपको डिस्पोज करना है, ठीक है ना। जैसे कि डिस्पोज करने की बात करूं मैं अगर, कि आप जैसे मान लो इवन टॉयलेट भी जा रहे हैं तो उसको अच्छे से फ्लश करें, ठीक है, ये सब चीजें रहती हैं। गाइड पीपल टू प्रोटेक्ट वाटर सोर्स एंड फूड फ्रॉम कंटेमिनेशन, कि आप अपने खाने पीने को कंटेमिनेट ना होने दें, दूषित ना होने दें। टेक मेजर टू रेस्ट्रिक्ट फ्लाइज, मक्खियों को रोके, है ना। फीकल ओरल वाला पार्ट आया था, तो यही सब प्रिवेंशन वाली चीजें हैं और इसके अंदर कुछ नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो पोलियो वाला और हेपेटाइटिस बड़े थे क्योंकि इसके अंदर सब टाइप्स भी थे, इसीलिए थोड़े से बड़े। अब देखते हैं फटाफट, इसे हम कॉलरा भी कहते हैं, कॉलेरा भी कहते हैं, कुछ लोग हिंदी में हैजा बोलते हैं ना, हैजा हो गया किसी को। तो कॉजेटिव एजेंट कौन है? द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम वाइब्रियो कॉलरे, वाइब्रियो कॉलरे। एपिडेमियोलॉजी की बात करें, टॉक्सिन प्रोड्यूस, टॉक्सिन का मतलब पता है ना, टॉक्सिन में बता चुका हूं, टॉक्सिन आज भी हम लोग डिस्कस करेंगे। टॉक्सिन्स क्या होते हैं? फटाफट बताओ टॉक्सिन्स क्या होते हैं, फटाफट बताओ टॉक्सिन्स क्या होते हैं। टॉक्सिन्स क्या होते हैं? जो बैक्टीरिया जब ग्रो करता है बॉडी में तो उसके अंदर के जो मेटाबोलाइट्स होते हैं, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो जब निकालता है अपनी बॉडी से बाहर, और वो बॉडी टॉक्सिन जहर का काम करता है हम लोगों के लिए। तो टॉक्सिन प्रोडक्शन, द वाइब्रियोस मल्टीप्लाई इन द ल्यूमेन, हमारा जो गट होता है, इंटेस्टाइन होता है, वहां पे मल्टीप्लाई करता है, ग्रो करता है, एंड प्रोड्यूस एक्सोटॉक्सिन। एक्सोटॉक्सिन मतलब अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है, एंट्रोटॉक्सिन मतलब वो टॉक्सिन फिर हमारी आंतों में आ जाता है। दिस टॉक्सिन प्रोड्यूस डायरिया, और इस टॉक्सिन की वजह से डायरिया होता है। यानी कि जैसे कि मान लो भाई है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना, तो जब वो ग्रो करेगा उसकी बॉडी में भी सारी चीजें हो रही हैं, है ना, तो जो वेस्ट निकालता है अपनी बॉडी से बाहर वो क्या कहलाता है? टॉक्सिन कहलाते हैं। रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन ओनली ह्यूमंस, या केस और कैरियर, या केवल इंसान है, इंसान के अंदर कौन? जिसको है, या जो कैरियर जिसको अंदर वाइब्रियो कॉलरे तो मौजूद है लेकिन बीमारी नहीं है, तो ये लोग क्या होते हैं? रिजर्वायर होते हैं। अबाउट 75% ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विद वाइब्रियो कॉलरे डू नॉट डेवलप एनी सिम्टम्स, लगभग 75% लोग, जिनको मतलब टोटल लोगों को काउंट कर लिया हम लोग जिनको वाइब्रियो कॉलरे से इन्फेक्टेड है, तो केवल जो 75% लोग हैं वो सिम्टम्स ही शो नहीं करते, आते नहीं सिम्टम उनके अंदर। ऑल्दो द बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन देयर फीसेस, जबकि बैक्टीरिया उनकी पॉटी में, फीसेस में मौजूद है, ठीक है, in their feces for 7 to 14 days after infection and are shed back into the environment, potentially infecting other people। तो लगभग 75% लोग ऐसे हैं जिनकी फीसेस में क्या आ रहा है? बैक्टीरिया आ रहा है, तो 7 से 14 दिन तक उनके अंदर कोई सिम्टम्स दिखता ही नहीं है। इसकी वजह से होता क्या है? वापस से वो क्या करते हैं? बाहर जाते हैं, पॉटी करते हैं, तो वापस वो एनवायरनमेंट में चला जाता है। इसकी वजह से वो दूसरों को भी क्या करते हैं? इन्फेक्ट करते हैं। Among people who develop symptoms, about 20% develop acute watery diarrhea with severe dehydration। जितने लोगों को सिम्टम्स आता है उसमें से लगभग 20% लोग ऐसे हैं जिनको जबरदस्त वाला डायरिया होता है, एकदम पानी की तरह लूज मोशंस होते हैं, और सीवियर डिहाइड्रेशन मतलब बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है। इन्फेक्टिव मटेरियल क्या क्या है? स्टूल एंड वॉमिट ऑफ केसेस एंड कैरियर, जिसको बीमारी है या जो कैरियर है उसकी जो स्टूल है मतलब पॉटी है, और जो वॉमिटिंग उल्टी है वो क्या कहलाता है? इन्फेक्शियस मटेरियल है, ठीक। इन्फेक्टिव डोज, यानी कि इन्फेक्टिव डोज की बात करूं, इन द नॉर्मल पर्सन अ वेरी हाई डोज समथिंग लाइक 10⁻11 ऑर्गेनिज्म इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस क्लिनिकल डिजीज। तो देखो ये केस है जो मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था गोलगप्पे वाली। देखो होता क्या है, हम लोग जब भी गंदी चीजों का सेवन करते हैं, खाते पीते हैं, तो उसके अंदर ये सारे कीटाणु पाए जाते हैं, लेकिन हमारी बॉडी मार डालती है उनको। ये कब खतरनाक होता है? जैसे कि मान लो वाइब्रियो कॉलरा एक तुम्हारी बॉडी में चला गया तो कुछ नहीं हिला पाएगा तुम्हारा, हमारा सिस्टम मजबूत है भाई, इम्यून सिस्टम है हमारा, ठीक है ना। लेकिन अगर उसने अपनी ग्रो कर करके, मल्टीप्लाई कर करके अपनी आबादी इतनी कर ली, 10⁻11 इतने बना लिया अपने आप को, फौज तैयार कर ली अपनी, फिर वो हावी हो जाएगा तुम्हारे
इम्यून सिस्टम के ऊपर और वो क्या करेगा, लक्षण पैदा कर देगा। बात समझ में आई? मतलब बीमारी पैदा करने के लिए इतना, यानी कि एक अमाउंट है, उस अमाउंट में जब वो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में ग्रो कर जाता है तब वो बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, इसीलिए गोलगप्पे खाओ, लेकिन तो ये नहीं करना कि, है ना, गोलगप्पे खाओ तो साथ साथ में क्या खाते रहना, ऐसी चीजें जो आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग करता रहे, कोई दिक्कत नहीं है फिर। चलो आगे आते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 1 से 2 डेज का है। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी की बात करें, यानी कि कब वो कम्युनिकेट कर सकता है। केस ऑफ कॉलरा इज इन्फेक्शियस फॉर ए पीरियड ऑफ 7 to 10 डेज, 7 से 10 दिन जो होते हैं उसका इन्फेक्शन फैला सकता है। कॉन्वलेसेंट कैरियर्स आर इन्फेक्शियस फॉर 2 to 3 वीक्स, जिनका मतलब क्या हो रहा है, कन्वलेसेंट कैरियर हो गया, मतलब जिनके अंदर बीमारी के लक्षण कम हो रहे हैं तो वो इन्फेक्शन कर सकते हैं 2 से 3 वीक तक। द क्रोनिक कैरियर स्टेट में लास्ट फ्रॉम अबाउट मंथ अप टू 10 years और मोर। जो क्रोनिक कैरियर होते हैं, लंबे समय से कैरियर रखते हैं करके, तो वो लगभग 10 साल या उससे भी ज्यादा समय तक इन्फेक्शन को फैलाते हैं। होस्ट फैक्टर की बात करें तो एज और सेक्स अफेक्ट ऑल एजेस बोथ सेक्सेस, हर एज में, बच्चे से लेके बूढ़े जवान सबको, और भेदभाव नहीं करता, लड़का लड़की सबको बराबर इन्फेक्शन फैलाता है। ठीक है, एंडेमिक है, ठीक है, अटैक रेट इज हाईएस्ट इन चिल्ड्रन, लेकिन बच्चों में थोड़ा सा ज्यादा अफेक्ट करता है। गैस्ट्रिक एसिडिटी, द वाइब्रियोस इज डिस्ट्रॉयड इन एसिडिटी ऑफ pH 5 और लोअर। ठीक है, तो पेट में जिन लोगों का अगर कोई ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है जिसकी वजह से वो लोग क्या ले रहे हैं, एंटी एसिड वगैरह ले रहे हैं, और उनका पेट का pH मोर देन 5 है, तो ऐसे लोगों को इन्फेक्शन जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज हमारे पेट का pH नॉर्मली कम ही रहता है, तो पेट में जाते ही मर जाते हैं ये। ठीक है, तो देखा ये वाली बात समझ में आई। pH जब हम खा भी लेते हैं तो पेट हमारा मार देता है उसको। पॉपुलेशन मोबिलिटी, मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन, एग्जाम्पल पिलग्रिमेज, पॉपुलेशन मूव करती है, तीर्थ यात्री जो होते हैं इधर से उधर जा रहे हैं, मैरिज के चक्कर में लोग इधर से जा रहे हैं, फेयर मेला है, फेस्टिवल, रिजल्ट इन इंक्रीज रिस्क ऑफ एक्सपोजर टू इन्फेक्शन, तो इस तरीके से भी ज्यादा फैलता है। इकोनॉमिक स्टेटस, हाईएस्ट इन द लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप, जो लोअर सोशल इकोनॉमिक ग्रुप है, यानी कि थोड़ा सा गरीब लोग हैं, वो साफ सफाई से नहीं रहते हैं, थोड़े गंदे इलाके में रहते हैं, तो उनको होने की समस्या ज़्यादा होती है। इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन गिव टेम्परेरी पार्शियल इम्यूनिटी फॉर 3 to 6 months, अगर वैक्सीनेशन भी लेते हैं तो 3 से 6 महीने के लिए वो कामयाब है, उससे ज़्यादा कामयाब नहीं है। ठीक है, तो ये तो होगा होस्ट फैक्टर, यानी कि किसी इंसान के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी तो उसको होगा या नहीं होगा। एनवायरमेंट फैक्टर, कौन कौन से एनवायरमेंट हमारे वातावरण के कारक हैं। ठीक है, पुअर एनवायरमेंटल सैनिटेशन, अगर हमारा आसपास साफ सफाई नहीं है तो फैलता है ये। कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर है तो फैलेगा। फ्लाइज, मक्खियां हैं, में कैरी वाइब्रियो बट नॉट वेक्टर, ये वाइब्रियो को अपने टांगों में पकड़ के ले आती हैं बट वेक्टर नहीं है ये। वेक्टर मतलब, वेक्टर कब होता है, जैसे कि मलेरिया मच्छर के अंदर होता है तो मच्छर क्या हो गया, वेक्टर हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो मक्खियां हैं वो गंदगी में बैठती हैं तो वाइब्रियो उनके टांगों पे लग जाती हैं और फिर वो आके हमारे खाने में बैठती हैं तो वाइब्रियो हमारे खाने में आ जाता है। सोशल फैक्टर की बात करें, लो स्टैंडर्ड पर्सनल हाइजीन, जो लोग आलसी हैं, है ना, अपने आसपास साफ सफाई नहीं रखते हैं, वो लोग समझ जाएं, जिनका लो स्टैंडर्ड पर्सनल हाइजीन, अपने शरीर के साफ सफाई नहीं करते, अपने आसपास की साफ सफाई नहीं करते हैं, उनको फैलने जल्दी लग जाता है, जल्दी फैलता है वहाँ पर। लैक ऑफ एजुकेशन, जल्दी फैलने का मतलब है कि अगर वहाँ पर वो आया तो बहुत तेजी से फैलेगा। पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, खाना पीना अच्छा नहीं है, न्यूट्रिशियस चीज़ें नहीं खा रहे हैं। ह्यूमन हैबिट फेवरिंग वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन, है ना, वाटर और सॉइल पॉल्यूशन कर रहे हैं तो उससे भी क्या है, ये फैलता है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर ये सारे हो गए। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फीकली कंटेमिनेटेड वाटर, यानी कि फीकल ओरल हो गया, ये क्या हो गया, फीकल ओरल हो गया। कंटेमिनेटेड फूड एंड ड्रिंक, वही फीकल ओरल, फूड और ड्रिंक क्या कंटेमिनेटेड हो गया, यानी कि बोतल फीडिंग, सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर फॉर इन्फेंट। क्यों, बोतल खुली रखी हुई है, मक्खी आके बैठ गई, फिर बच्चे को पिला दी उसी बोतल से, धुली नहीं उसकी निप्पल को, हो गया बच्चे को इन्फेक्शन। फूड्स एंड वेजिटेबल वॉश्ड विद कंटेमिनेटेड वाटर कैन बी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। गाँव में वगैरह में क्या होता है, कई बार कुएं वगैरह हैं या तालाब वगैरह, उसके पानी से, अब तो खैर काफ़ी सारी चीज़ें सुधर गई, लेकिन अभी भी कई जगहों पर ऐसा है कि खुला पानी होता है ना, तालाबों का है, तो उससे सब्जियां वगैरह धुली जाती हैं, तो वो क्या होता है, कंटेमिनेटेड होता है कई बार। आफ्टर प्रिपरेशन कुक्ड फूड में बी कंटेमिनेटेड थ्रू कंटेमिनेटेड हैंड्स एंड फ्लाइज। खाना आपका साफ सुथरा था, सब कुछ अच्छा था, आपने पका लिया, लेकिन क्या हुआ, आपके हाथ किसी तरीके से कंटेमिनेट हो गए या उसमें बाद में आके मक्खी बैठ गई है,
तो वो हमारा खाना क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। और किस तरीके से मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो जाएगा, अच्छा ये जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ा रहा हूं ना मैं, ये जैसे फीकल ओरल, किसी में केवल फीकल ओरल लिख दिया है, तो आप ये इस तरीके से 3 4 5 6 याद कर लें और मोड ऑफ ट्रांसमिशन फिर किसी में भी लिख दें, चल जाएगा। ठीक है, सब में सेम ही है। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, सबका अगर मोटा मोटा देखें तो फीकल ओरल स्टार्टिंग में समझाया वही तो है सारा। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन थ्रू कंटेमिनेटेड फिंगर्स व्हाइल केयरलेसली हैंडलिंग एक्सक्रीटा वॉमिट ऑफ पेशेंट एंड कंटेमिनेटेड लाइनेज एंड फॉर्माइट्स। ठीक है, तो कह रहा है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन थ्रू, पर्सन टू पर्सन कब होता है, जब जैसे मान लो कोई है, बूढ़ा व्यक्ति है, बिस्तर से नहीं हिल पा रहा है, उसने पॉटी कर दी, या बच्चे को इन्फेक्शन है उसने पॉटी कर दी। ठीक है, बच्चे ने उल्टी कर दी, या जिसको इन्फेक्शन है, पेशेंट है, उसने उल्टी कर दी। साफ सफाई तो करनी पड़ती है ना, जो साफ सफाई कर रहा है वही कह रहा है। ठीक है, तो फिंगर्स को क्या हो गया, आपने सही से नहीं साफ की है तो वो आपकी दूषित हो जाती है। या कंटेमिनेटेड लाइनेज और फॉर्माइट्स, फॉर्माइट्स क्या होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने कहा ये पेन है, ठीक है, मुझे कोई इन्फेक्शन है, मैंने ऐसे किया और खांसा, फिर इसको पकड़ लिया, अब इसमें क्या आ गया, जर्म्स आ गए, ये बन गया फॉर्माइट। कोई भी चीज जिसमें इन्फेक्शन लग जाता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फॉर्माइट होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, कपड़ा है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उसमें जब इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसे लाइनेज या फॉर्माइट बोलते हैं हम लोग। बात क्लियर हो गई, तो इस तरीके से इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन रहता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन वही सब सेम चीजें हैं, डायरिया हो जाएगा, वाटरी पूप है ना, पानी जैसा लूज मोशन आएगा, प्यास लगेगी, लोअर अमाउंट ऑफ यूरिन, पेशाब बहुत कम निकलती है, मांसपेशियों में क्रैम्प्स आएंगे, दर्द होगा, बेचैनी रहेगी, उल्टी आएगी और कमजोरी से लगेगी। रोल ऑफ फार्मासिस्ट, फिर से तमाम मैंने जो लिखा है यहाँ पे लिख इसलिए दिया है ताकि, ठीक है ना, आप उसमें से देख करके, जैसे ये वाले रोल है, यही रोल आप सब जगह लिख सकते हैं। ठीक है, वो कहेगा अवॉइड टैप वाटर, जो टैप वाटर आ रहा है, टंकी का पानी आ रहा है, उसे अवॉइड करें, या पिए तो खौला के पिए फिर। ठीक है, वाटर फाउंटेन्स एंड आइस क्यूब, जो वाटर फाउंटेन्स है, आइस क्यूब्स हैं, उसका इस्तेमाल ना करें, जो बाहर से बर्फ आती है हमारे पास। दिस प्रिकॉशन अप्लाइज टू वाटर यू ड्रिंक एंड वाटर यू यूज टू वॉश डिशेस, प्रिपेयर फूड एंड ब्रश योर टीथ। ठीक है ना, ये जो प्रिकॉशन है ये आपको जब पी रहे हैं पानी, कपड़ा धुल रहे हैं, खाना पका रहे हैं, दांत कर रहे हैं, सबके लिए एप्लीकेबल है। डोंट ईट रॉ, कच्चा और अंडर कुक सी फूड, सी फूड तो ना ही खाएं, ठीक है, बिना पका के। ड्रिंक वाटर ओनली इफ इट इज बोटल्ड, पानी बोतल वाला, पैक वाला पानी पिए, या कैंड में है उबाल के पिए, और ट्रीटेड विद सर्टेन केमिकल, या पानी को आपने किसी खास केमिकल से ट्रीट कर लिया। ट्रीट करने का मतलब उसमें ऐसा केमिकल मिला लिया है कि अब वो कंटेमिनेटेड नहीं रहेगा। ईट प्री पैक्ड फूड, जो पहले से पैक्ड फूड है उनको इस्तेमाल करें, और मेक श्योर अदर फूड्स आर फ्रेशली कुक्ड और सर्व्ड हॉट, या ये सुनिश्चित करें कि दूसरा जो खाना दे रहे हैं वो क्या हो, फ्रेश हो और गर्म हो। कंसीडर डिसइंफेक्टिंग योर वाटर, अपने वाटर को डिसइंफेक्ट करें, कैसे, बॉयल इट फॉर एटलीस्ट 1 मिनट, 1 मिनट तक उसे खौलाएं। ऐड हाफ एन आयोडीन टेबलेट, उसके अंदर आयोडीन टेबलेट डाल दें, और 2 ड्रॉप्स ऑफ हाउस होल्ड ब्लीच, या ब्लीच डाल दें जो घर में है आपके, टू ईच लीटर ऑफ वाटर, और यूज क्लोरीन टैबलेट, या क्लोरीन टैबलेट डाल दें पानी के अंदर। तो ये सब चीजें रोल ऑफ फार्मासिस्ट, ये आप सब में लिख सकते हैं, सब में जितने भी रोल ऑफ फार्मासिस्ट है सब में थोड़ा अलग अलग करके लिखा है, जो पॉइंट आपको 5-6 याद रह जाए वो आप जो भी क्वेश्चन आ जाए उसमें लिख देना। फ्रूट्स को अच्छे से धुलें, वेजिटेबल को अच्छे से धुलें। वॉश योर हैंड विद सोप और क्लीन वाटर, साबुन से और साफ पानी से अपने हाथों धुलें, स्पेशली बिफोर हैंडलिंग एंड ईटिंग फूड, और खास करके खाने से पहले और उससे पहले जो आप खाना पीना बना रहे हैं। एंड आफ्टर यूजिंग द बाथरूम, बाथरूम मतलब पॉटी वॉटी जाने के बाद, ठीक है, अच्छे से हाथों धुलना है। इफ क्लीन वाटर एंड सोप आर नॉट अवेलेबल, अगर साफ पानी और साबुन अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें 60% अल्कोहल वाला, वो भी ओके है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? चलें आगे। 4th वाला करते हैं फटाफट, फिर कर लेंगे छोटा सा ब्रेक। एक्यूट डायरियल डिजीज, डायरिया पता है, लूज मोशन वाला, और एक्यूट बहुत तीव्र जबरदस्त वाला, ठीक है। तो डायरिया इज द पैसेज ऑफ लूज, डायरिया क्या है, लूज लिक्विड और वाटरी स्टूल। लूज है, पानी जैसा है, ठीक है, पॉटी को हम लोग डायरिया कहते हैं। इन मैनी रीजन्स, कई हिस्सों में, डायरिया इज डिफाइंड एज पैसेज ऑफ 3 और मोर लूज वाटरी स्टूल इन 24 आवर। कई हिस्सों में अगर दिन में 2, 3 और मोर, 3 बार से ज्यादा
अगर आपको पतले पतले पानी जैसे लूज मोशन हुए हैं 3 बार से ज्यादा, तो आपको डायरिया की कैटेगरी में डाला जाता है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस डायरिया एज द पासिंग ऑफ लिक्विड। WHO कैसे डिफाइन करती है? वो कहती है कि जब आप लिक्विड या पानी जैसा स्टूल मतलब पता ही है, पानी जैसा पॉटी आप पास करते हैं एटलीस्ट 3 टाइम्स इन 24 आवर, है ना, 24 घंटे में आप 3 बार से ज्यादा पानी जैसा स्टूल पास करते हैं। हाउएवर इट इज कंसिस्टेंसी, ठीक है ना, यहां तक डेफिनेशन होगी, सॉरी यहां तक क्या हो गया, डेफिनेशन, कि 24 घंटे में 3 बार से ज्यादा। अब आगे कह रहा है इट इज द कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब हमारी पॉटी है कैसी, पानी जैसी है कि टाइट है, ठीक है ठीक है, बोलना पड़ रहा है, देखो पढ़ा रहा हूं तो मेरे को बोलना पड़ेगा, ठीक है, आप किसी को खराब लगे तो लगे। हमारी पॉटी कैसी है, टाइट है कि लूज है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी का मतलब यही है, टाइट है कि एकदम पानी जैसी है कि बीच की है, कैसी है। तो कह रहा है ये कंसिस्टेंसी है पॉटी की रेदर देन द नंबर ऑफ स्टूल। तो पॉटी हमारी कैसी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग कितनी बार पॉटी जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मान लो तुम दिन में 5-6 बार चले गए, लेकिन हर बार तुम्हें लैट्रिन कैसी आ रही है, टाइट आ रही है, तो तुम्हें लूज मोशन नहीं कहलाया जाएगा, वो हो सकता है कब्ज हो तुमको, ठीक है। तो फ्रीक्वेंट पासिंग ऑफ फॉर्म्ड स्टूल, या फॉर्म्ड मतलब बना हुआ मतलब वो लूज नहीं है, पानी जैसा नहीं है, तो बार बार अगर आप टाइट लैट्रिन कर रहे हैं तो वो डायरिया नहीं कहलाएगा। क्लियर है? अब डायरिया और डिसेंट्री में अंतर समझ लो। डिसेंट्री क्या होता है? डिसेंट्री ऑन द अदर हैंड इज एन इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइन दैट कैन लीड टू द प्रेजेंस ऑफ ब्लड। मतलब आपका सारी सिचुएशन सेम है, पॉटी आएगी, सब कुछ होगा, लेकिन आपको यहां पर क्या है, ब्लड इन द वाटरी स्टूल, जो पानी जैसा पॉटी आ रहा है उसके अंदर आपको खून भी आएगा। इट इज आल्सो रेफर्ड एज ब्लडी डायरिया, इसको हम लोग खूनी डायरिया भी कहते हैं, ठीक है। तो डायरिया और डिसेंट्री क्या डिफरेंस है देख लें। वॉल्यूमिनस फ्लूइड फीसेस, बहुत ज्यादा पानी वाला पॉटी आता है। स्कैंटी, बहुत थोड़ी स्टिकी फीसेस, चिपचिपी सी लैट्रिन आती है। स्कैंटी मतलब थोड़ी सी। नो ब्लड, यहाँ पे ब्लड नहीं है, यहाँ ब्लड होता है डिसेंट्री में। नो म्यूकस इन फीसेस, किसी भी तरह का म्यूकस नहीं है ना, चिपचिपा सा नहीं होता है। म्यूकस एंड फाइब्रिन इन फीसेस, चिपचिपी सी लैट्रिन होती है, जानते होगे, बच्चों का कभी देखा होगा तो। लेस पस सेल्स जो होते हैं वो नहीं पाए जाएंगे, ना के बराबर है। यहाँ पस सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं। लेस स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग डिफिकेशन, यानी कि ताकत नहीं लगानी पड़ रही। स्ट्रेन का मतलब बहुत ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ रही है। सीवियर स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग डिफिकेशन, बहुत ज्यादा ताकत लगा करके लैट्रिन करनी पड़ती है। तो ये डायरिया और डिसेंट्री में आप डिफरेंस समझे आप, है ना। कई बार आमतौर पर बोल देते हैं, कुछ लोग फैशन में बोलते हैं डिसेंट्री हो गया। डिसेंट्री हर किसी को नहीं होती भैया, डायरिया होता है। डिसेंट्री में खून भी आएगा, ठीक है, तो डिसेंट्री नहीं बोलना अब आगे से। अगर किसी को खून आ रहा है तो ही डिसेंट्री है। क्लियर? टाइप्स ऑफ डायरिया, ठीक है। तो डायरिया की टाइप की बात कर लें तो एक होती है वाटरी डायरिया, 3 और मोर लिक्विड और वाटरी स्टूल 24 आवर में। डिसेंट्री बता दिया, प्रेजेंस ऑफ ब्लड और म्यूकस। और दूसरा डायरिया होता है परसिस्टेंट डायरिया, परसिस्टेंट लगातार डायरिया लास्टिंग फॉर 14 डेज और मोर। लगातार आपको 14 दिन से ज्यादा लूज मोशन होते हुए हो गए हैं तो परसिस्टेंट डायरिया कहलाता है। अब कॉजेटिव एजेंट की अगर हम बात करें तो डायरिया के बहुत सारे कॉजेटिव एजेंट हैं। बैक्टीरिया के अंदर वाइब्रियो कॉलरे, शिजेला, ई कोलाई, साल्मोनेला, ठीक है, कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी, यर्सीनिया एंट्रोकोलेटिका, स्टेफाइलोकोकस, वाइब्रियो पैराहिमोलिटिकस, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल। वायरस की बात करें, रोटा वायरस, एडिनो वायरस, कैल्सी वायरसेस, एस्ट्रोवायरसेस, नॉर्वोक एजेंट और नॉर्वोक लाइक वायरसेस, ठीक है ना। देन पैरासाइट की बात करें, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, जियार्डिया लैम्ब्लिया, क्रिप्टोस्पोरिडियम। तो ये सब क्या है, डायरिया के कुछ क्या है वो है। अब इसमें बहुत सारे हम लोग आगे पढ़ेंगे। फूड पॉइजनिंग, उसमें भी तो डायरिया ही होता है ना, फूड पॉइजनिंग जो होता है, तो वो भी पढ़ेंगे हम लोग। कुछ अदर है, मेटाबॉलिक डिजीज, हाइपरथायरॉयडिज्म जो डिजीज है ना, मेटाबॉलिक, जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसकी प्रॉब्लम जब हो जाती है। डायबिटीज मेलाइटिस है, पैंक्रेटिक इंसफिशिएंसी है, फूड एलर्जी हो सकती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, एंटीबायोटिक्स की वजह से कई बार होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, पेट की बीमारी होती है, आईबीडी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ठीक है ना, पेट की प्रॉब्लम है। तो तमाम सारे इसके कॉजेटिव एजेंट हैं, सबको देखेंगे, बारी बारी से देखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए एक चीज लेके आया हूं, समझे।
कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा, कुछ लोग सोचेंगे ऐसा भी होता है क्या। ये देखो कॉलरा जब होता है, ठीक है, वाइब्रियो कॉलरा की वजह से जब अपना ये होता है, डायरिया होता है, तो कुछ इस तरह से ना राइस वाटर, पानी का, चावल का जो पानी होता है सफ़ेद सफ़ेद, इस टाइप का स्टूल आता है, ठीक है। ये ई कोलाई ये एंट्रोटॉक्सिन है, ई कोलाई, उसकी वजह से स्टूल कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। सिजेला, इसकी है ना स्टूल, ये देखो ब्लड से आ रहा है, ब्लड है हमारे स्टूल में, यानी कि डिसेंट्री हो रही है। रोटा वायरस में देख रहे हो किस तरह से पानी और अलग अलग से है करके, तो ये हमारे पास क्या है, कुछ स्टूल के रूप दिखाए मैंने। आप देख, जिन्होंने कभी आज तक देखा ही नहीं है वो लोग कहेंगे क्या पॉटी इस तरीके से भी हो सकती है? यस, ये पॉटी के ही रूप हैं, खतरनाक वाले, बीमारी वाले, इस तरीके से पॉटी आती हैं। क्लियर होगी बातें? चलें आगे, समझे चीजों को और। चलो ठीक है। बच्चे कह रहे हो सर कभी तो आप गोलगप्पों की बात करते हो, कभी आप स्टूल की बात कर रहे हो, कैसा चैप्टर है ये। आ जाओ, तो एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन, ह्यूमन इज द प्रिंसिपल रिजर्वायर। सबसे मेन रिजर्वायर कौन है? ह्यूमन ही है। कॉलरा, जियार्डिया, लामलिया, ई हिस्टोलिटिका, ठीक है। बोथ मेन एंड एनिमल्स आर रिजर्वायर फॉर, अच्छा ह्यूमंस के अंदर ये सब पाए जाएंगे, मैन और एनिमल के अंदर कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी, साल्मोनेला स्पीसीज, यर्सीनिया, एंट्रोकोलिटिका, कुछ एग्जांपल दे दिए। तो रिजर्वायर आप यहाँ पे सिंपल लिख सकते हो, मैन और एनिमल, ऐसे लिख के छोड़ सकते हो, ठीक है ना, मैन एंड एनिमल लिख के छोड़ सकते हो। एग्जाम्पल जिनको याद हो जाए एग्जाम्पल दे देना। होस्ट फैक्टर की बात करें तो इसमें क्या होता है, मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन, स्पेशली बिटवीन 6 मंथ से लेकर 2 ईयर एज, बच्चों में ज्यादा पाया जाता है, खासकर कि 6 महीने से लेकर के 2 साल के बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। हाईएस्ट इंसिडेंस बिटवीन 6 to 11 मंथ एज, ज्यादातर घटनाएं 6 से 11 महीने वाले एज के बच्चों में होती है। क्यों? दिस मे बी ड्यू टू डिक्लाइनिंग मैटरनल एंटीबॉडीज, क्योंकि अब जो बच्चा दूध पी रहा है उनके दूध में माँ की उतनी एंटीबॉडी उसे नहीं मिल रही है। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फीड, अब क्या हो गया, बच्चे को दूध के अलावा कॉम्प्लीमेंट्री फीड देना स्टार्ट किया जा रहा है, बाहर का खाना पीना दिया जा रहा है, ठीक है। और बाहर का मतलब वही बाहर की सब्जी अब्जी है, बच्चा गिरी हुई चीजें खा लेता है उठा करके। और क्रॉलिंग मतलब बच्चा रेंगता है जमीन पे, फर्श पे चाट लेता है जमीन को, तो इसीलिए 6 से 11 महीने के बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। मोर कॉमन इन द बोटल फेड एंड माल न्यूरिश्ड, जिनको बोतल से दूध पिलाया जा रहा है, जैसे मैंने बताया था कि जो निपल होती है वो कई बार गंदी होती है, गिर गई है, धुली नहीं सही से, मक्खी आके बैठ गई है, तो बच्चे को ज्यादा हो रहा है। या बच्चा माल न्यूट्रिश है, मतलब कुपोषित है, कुपोषित मतलब जिसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है बच्चे को, ऐसे बच्चों में ये ज्यादा देखने को मिलता है। अब देखो इसका एक बड़ा ही वो है, समस्या है, जिस बच्चे को माल न्यूट्रिशन होगा उसको डायरिया होने की संभावना ज्यादा है, जिसको डायरिया हो जाएगा वो माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। ये साइकिल सी बन जाती है, और अगर ठीक नहीं की गई तो डेथ हो जाती है, ठीक है। डायरिया बनेगा, लूज मोशन से सारा न्यूट्रिशन बाहर निकल जाएगा, माल न्यूट्रिशन हो जाएगा बच्चे को, माल न्यूट्रिशन की वजह से फिर डायरिया हो जाएगा, साइकिल सी बन जाती है एक, ठीक है। एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करें तो रिस्क फैक्टर की बात करें, पॉवर्टी, गरीबी है, अनहाइजेनिक कंडीशन है, साफ सफाई नहीं रखनी है, प्री मैच्योरिटी है, रिड्यूस्ड गैस्ट्रिक एसिड है, पेट में जो गैस्ट्रिक एसिड है उसका कम हो जाना है, इम्यूनो डेफिशिएंसी है, इम्यून रिस्पॉन्स का कम हो जाना, ठीक है ना। देन सीजनल पैटर्न की बात करें तो सीजनल पैटर्न में इन ट्रॉपिकल एरियाज, तो ट्रॉपिकल में बता चुका हूं, ट्रॉपिकल टेम्परेट क्या होते हैं अर्थ के हिसाब से, तो जो ट्रॉपिकल हिस्सों में पाए जाते हैं वहां पर क्या है, रोटा वायरस ऑकर थ्रू आउट द ईयर बट इंक्रीज इन विंटर एंड बैक्टीरियल डायरिया पीक ड्यूरिंग द वार्मर रेनी सीजन। बैक्टीरिया वायरस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी बात करेंगे। ट्रॉपिकल जो हिस्सों में जगह पाए जाते हैं, जो कंट्रीज हैं, वहां पर रोटा वायरस क्या होता है, पूरे साल पाया जाएगा बट इंक्रीज इन विंटर, पूरे साल होता है लेकिन सर्दियों में इसकी तादाद बढ़ जाती है, इसके इन्फेक्शन के केसेस बढ़ जाते हैं। और बैक्टीरिया डायरिया वो पीक हो जाता है ड्यूरिंग वार्मर रेनी सीजन, है ना, जो बरसात का समय होता है। टेम्परेट क्लाइमेट की बात करें तो बैक्टीरियल डायरिया मोर फ्रीक्वेंट इन वार्म सीजन, तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया है गर्म सीजन में ज्यादा होता है, और वायरल डायरियाज इन विंटर, और वायरल विंटर में ही रहता है। तो डिजीज की बात करें, कॉमन सीजन कॉलरा विंटर है, रोटावायरस विंटर है, सिजलोसिस ड्राई समर है। तो ये आगे इसका टेम्पोरल पैटर्न, किस सीजन में क्या हो रहा है। पर्सन्स एट रिस्क, कौन कौन से लोग रिस्क पर हैं। कॉलरा की बात करें तो कॉलरा किसको ज्यादातर होने की संभावना रहेगी, 2 years एंड अबव, अनकॉमन इन वेरी यंग इन्फेंट्स,
जो बहुत ही एकदम यंग है, 1-2 महीने के, उनमें नहीं, 2 साल उससे ज़्यादा में ये ज़्यादा पाया जाता है। सिजोलॉसिस की बात करें, है ना, मोर कॉमन इन यंग चिल्ड्रन एज्ड बिलो 5 ईयर, 5 साल से नीचे वालों में ज़्यादा देखने को मिलता है। रोटा वायरस डायरिया की बात करें, मोर कॉमन इन यंग इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन एज 1 से 2 ईयर। ई कोलाई डायरिया की बात करें, कैन ऑकर एट एनी एज। और अमीबियासिस की बात करें, मोर कॉमन अमंग अडल्ट। तो ये दोनों तो हम लोग देख सकते हैं 3, बल्कि ये 3 लगभग एक समान ही है, यानी कि हम लिख सकते हैं नॉर्मल यहाँ पे 1 to 5 ईयर एक कॉमन एज डाल सकते हैं। ई कोलाई किस एनी एज है, और जो अमीबियासिस है वो क्या है, अमंग अडल्ट लोगों में ज्यादा पाया जाता है। ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन वही है हमारा, क्या आ गया, फीकल ओरल। ठीक है। सम वायरसेस कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू एयर, कुछ वायरस हवा के माध्यम से भी आ सकते हैं। ठीक है, फीकल ओरल तो है ही। नोसोकोमियल, यानी कि आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां से भी आप इन्फेक्शन पाल ले सकते हैं। सेजिला, द बैक्टीरिया कॉजिंग डिसेंट्री, है ना, ये याद रखेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट है, डिसेंट्री करने वाला इकलौता ये है। इज मेनली ट्रांसमिटेड पर्सन टू पर्सन, ये स्पेशली पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होता है। पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन ऑकर बाय हैंड टू माउथ ट्रांसफर ऑफ द एजेंट फ्रॉम फीसेस ऑफ एन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। तो कहीं ना कहीं फीकल ओरल आ गया, क्या आ गया, फीकल ओरल। तो आप कुछ नहीं करेंगे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में इतनी सारी बातें नहीं लिखेंगे, वही सारी बातें सेम आ रही हैं, सिर्फ फीकल ओरल लिख करके उसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, फीकल ओरल का एक पार्ट अभी आगे आएगा, मैं बताऊंगा किस तरीके से उसको लिखना है। फूड एंड वाटर कंटेमिनेटेड, वही बात आ गई, फूड और वाटर कंटेमिनेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद फीसेस। डायरेक्ट कंटेमिनेट हो जाए या इनडायरेक्टली कंटेमिनेट हो जाए, किससे, फीसेस से, पॉटी से। और वॉमिट्स ऑफ इन्फेक्टेड, जो इंसान बीमार है उसकी उल्टी से इन्फेक्शन हो जाए। इंजेक्शन ऑफ रॉ और इनएडिक्वेटली कुक्ड सी फूड, है ना, कच्चा खाना खाना या समुद्री खाना, समुद्री खाने में क्या है, केकड़ा है, क्रैब है, फिश है, उनको सही से नहीं पकाया। ठीक है, जैसे कि अपना ईटिंग शेलफिश। ठीक है, एस्चुरियन वाटर कैन कॉज आउटब्रेक ऑफ डायरिया, जो एस्चुरियन वाटर होता है ना समुद्र किनारे वाला, वहां से क्या होता है, एकदम से डायरिया फैलता बहुत बुरी तरीके से। रेस्पिरेटरी स्प्रेड इज पॉसिबल फॉर रोटा वायरस। ठीक है, रेस्पिरेटरी स्प्रेड भी हो सकता है रोटा वायरस के, जो रोटा वायरस है वो रेस्पिरेशन के थ्रू भी, यानी ड्रॉपलेट मेथड से भी इन्फेक्ट कर सकता है। क्लियर है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन फिर वही सेम चीज है, राइस वाटर स्टूल। देखो कॉलरा के लिए क्या होगा, राइस वाटर स्टूल, सबका एक मेन याद कर लेंगे। वाटरी स्टूल, ये तो सबका रखे मेन करना है। ठीक है, फिर डिहाइड्रेशन, तो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग क्या होती है, यानी कि एक होता है जब इंसान उल्टी करता है तो वो यहीं गिर जाती है, और एक इंसान उल्टी करता है तो ऐसे करके जाती है। फिजिक्स में पढ़ा ना, ऐसे प्रोजेक्टाइल ऐसे करके जाना। तो जब आप उल्टी कर रहे हो तो बहुत दूर जाके गिरती है, डेट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। ठीक है, फीवर नहीं आता है, एब्डोमिनल पेन नहीं हो रहा है, मांसपेशियों में दर्द होता है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो जाता है ना, वॉल्यूम जब पानी कमी होती है तो शॉक लगता है। स्कैंटी यूरिन, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो गया तो पेशाब बहुत कम होती है। कोलाई, ई कोलाई डायरिया में क्या होगा, पानी जैसा स्टूल आएगा, वॉमिट कॉमन है, डिहाइड्रेशन ओके है। ठीक है, फीवर कई बार आता है, पेन होता है पेट में हल्का फुल्का, और ई कोलाई इज लेस सीवियर वाटरी डायरिया देन कोलरा, कोलरा से लेस सीवियर है। तो आप चाहें तो सभी का मिला करके कॉमन लिख सकते हैं। ठीक है, बट राइस वाटर स्टूल ये आपका आ सकता है, किसकी पहचान है ये, तो आपको ये ध्यान रखना है, राइस वाटर स्टूल कोलरा की पहचान है। इसी तरह अगर हम बात करें रोटावायरस डायरिया की, तो इनसाइडियस ऑनसेट। इनसाइडियस का मतलब होता है कि आपको अंदर से लग तो रहा है कुछ गड़बड़ है, लेकिन आपको पूरा नहीं पता, अंदर फीवर सा आएगा, बेचैनी से हो रही है, मतलब कुछ चीजें हो रही हैं, लेकिन आपको नहीं पता चलता है कि ये डायरिया के लक्षण है। प्रोडॉर्मल सिम्टम इंक्लूडिंग, मतलब कि जब आपको शुरुआत में कैसा लगेगा, जैसे फीवर सा आ रहा है, कफ लग रहा है, वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, ठीक है, लेकिन डायरिया अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आपको समझ नहीं पा रहे हो कि आपको डायरिया होने वाला है, तो ये प्रोडॉर्मल सिम्टम, डायरिया से होने वाले पहले सिम्टम। स्टूल्स आर वाटरी और सेमी लिक्विड, ये सबको पता है स्टूल कैसा होगा, पानी जैसा होगा। द कलर इज ग्रीनिश और येलोइश, ये याद करेंगे किसमें, रोटावायरस का। टिपिकली लुक लाइक योगर्ट मिक्स्ड इन वाटर, है ना, योगर्ट को पानी में मिला दिया गया है। क्लियर है, योगर्ट को पानी में मिला दिया गया है, इस टाइप से आपकी पॉटी होती है। माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन, इसमें डिहाइड्रेशन इतना ज्यादा नहीं होता है, फीवर ओके मॉडरेट ग्रेड का आता है। सिजोलॉजिस यानी कि डिसेंट्री की बात करूं, फ्रीक्वेंट पैसेज ऑफ स्कैंटी अमाउंट ऑफ स्टूल। देखो यहां पर पॉटी जो है वो बहुत थोड़ी होती है, डिसेंट्री में पॉटी बहुत ज्यादा नहीं हो रही है, लेकिन उसमें खून आता है, मोस्टली मिक्स्ड विद ब्लड एंड म्यूकस। ये आप मार्क करेंगे सिजोलॉजिस के लिए, ब्लड और म्यूकस किसकी निशानी है,
डिसेंट्री की निशानी है और सिजलोसिस की निशानी है। फीवर आ रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, टेनिसमस पेन अराउंड एनस ड्यूरिंग डिफिकेशन, यानी कि जिस टेनिसमस का मतलब आप जब पॉटी करेंगे तो एनस के आसपास आपको क्या होगा, पेन होता है। यूजुअली नो डिहाइड्रेशन, यहाँ पे देखो डिहाइड्रेशन नहीं है, क्यों? क्योंकि पॉटी बहुत थोड़ी हो रही है लेकिन हो रही है ब्लड के साथ और इसके साथ, म्यूकोस के साथ। रोल ऑफ फार्मासिस्ट वही सारी बातें, सेफ ड्रिंकिंग वाटर करो, सैनिटेशन करो, अच्छा हैंड वॉश करो, ठीक है, बच्चे को माँ का ही दूध पिलाओ जहां तक संभव हो, गुड पर्सनल एंड फूड हाइजीन, है ना, खुद का भी साफ सफाई रखो, खाने की भी साफ सफाई रखो, मक्खियों को कंट्रोल करो, हेल्थ एजुकेट करेगा, रोटा वायरस का वैक्सीनेशन देगा, सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, ये सब बातें बताएगा रोल ऑफ फार्मासिस्ट। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बातें? यहां तक बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? ब्रेक लोगे? चलो चाय वाय पी लो, मुंह धुल लो, फिर स्टार्ट कर रहे हैं इसको। ओके, पी लिया पानी वानी, धुल लिया मुंह, चलो स्टार्ट करें आगे। 4 हो गए, 4 और बचे अपने पास, टोटल 8 थे ना। ओके, टाइफाइड सब लोग जानते हैं टाइफाइड को, है ना, जिसको कि हम लोग मियादी बुखार भी कहते हैं या आंत्र ज्वर, है ना, आंतों का बुखार भी कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है। आंतों के लिए वर्ड यहां पे क्या लग जाता है, एंट्रिक लग जाता है, एंट्रिक फीवर। कॉजेटिव एजेंट हम सबको पता है कौन है, इसका एक बैक्टीरिया होता है, इसका नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफाई ऑफ जीनस साल्मोनेला एंड फैमिली एंटेरोबैक्टीरियेसी। मैं बेटा यहां पे पूरा लिख देता हूं फैमिली एमडी, लेकिन जो आपको मेन चीज क्या ध्यान रखना है, कॉजेटिव एजेंट, यानी कि आपको जो याद रखना है वो ये रखना है, पूरा याद रखें और अच्छी बात है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड? अब सवाल ये आता है कि पैराटाइफाइड क्या है, आगे मैंने मेंशन भी किया था, तो और कई बार कोई बोल देगा भैया पैराटाइफाइड क्या होता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो सकता है, या बच्चा कह सकता है अरे पैराटाइफाइड तो हमने पढ़ा नहीं यार, टाइफाइड पढ़ा पैराटाइफाइड नहीं पढ़ा। तो जस्ट समझ लें, टाइफाइड फीवर इज अ डिजीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफाई। जब साल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया के द्वारा डिजीज होगा तो उसे टाइफाइड फीवर कहेंगे। पैराटाइफाइड फीवर इज अ डिजीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया साल्मोनेला पैराटाइफाई। जो बैक्टीरिया पैराटाइफी है उसके द्वारा जब डिजीज होती है तो हम कहते हैं पैराटाइफाइड, ठीक है ना। दीज डिजीज कॉज सिमिलर इलनेस, लगभग सेम बीमारी होती है। पैराटाइफाइड इंफेक्शन टेंड टू बी लेस सीवियर एंड लेस कॉमन देन टाइफाइड। क्लियर हो गया? जो पैराटाइफाइड है वो कम सीवियर होते हैं, उतने ज्यादा खतरनाक नहीं होते हैं, और टाइफाइड के कंपैरिजन में कम पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंस टाइफाइड और पैराटाइफाइड का। एपिडेमियोलॉजी देख लो, ठीक है। टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड फीवर इन्फेक्शंस आर प्रेजेंट वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, ठीक है, बट प्राइमरली फाउंड इन डेवलपिंग कंट्री। ये लाइन सभी में लिख सकते हो। बीमारियां ज्यादातर कुछ ऐसी हैं जो बैक्टीरियल बीमारियां जो ज्यादातर डेवलपिंग कंट्री में पाई जाती हैं, लाइक इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि इंडिया के आसपास के जो, यानी कि एशिया महाद्वीप हम कह सकते हैं, साउथ ईस्ट एंड फार ईस्ट एशिया ना, पूरा एशिया वाला जो अपना आ गया, द मिडल ईस्ट, अफ्रीका, सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ये कुछ और ही पार्ट है जहां पर टाइफाइड काफी ज्यादा पाया जाता है। एज ऑफ 2019 एंड एस्टिमेटेड 9 मिलियन पीपल गेट सिक। 2019 की बात करें तो लगभग 9 मिलियन लोग बीमार हुए थे फ्रॉम टाइफाइड से, एंड 1,10,000 की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, ठीक है, यानी कि डेथ हो जाती है लगभग हर साल। इन एंडेमिक एरिया, जो एंडेमिक एरिया है जहां पर ये एंडेमिक की तरह, मतलब जहां पर ये फैलता है ये, ठीक है, चिल्ड्रन एज 1 to 5 years आर एट हाईएस्ट रिस्क। पता है ना, एंडेमिक पेंडेमिक, एंडेमिक को खास हिस्से होते हैं जहां पे वो बीमारी पाई जाती है। रिजर्वायर इसका कौन है, ह्यूमंस है। कम्युनिकेबिलिटी, पर्सन्स हु एक्सक्रीट द बैसिलाई फॉर मोर देन अ ईयर आफ्टर ए क्लिनिकली अटैक, ठीक है। तो क्या कह रहा है, रिजर्वायर तो पता चल गया इंसान है, कम्युनिकेबिलिटी कब तक वो बीमारी को फैलाता है कोई इंसान, तो कह रहा है पर्सन्स हु एक्सक्रीट द बैसिलाई, पर्सन जो बैसिलाई यानी कि बैक्टीरिया को एक्सक्रीट कर रहा है, निकाल रहा है, फॉर मोर देन अ ईयर आफ्टर ए क्लिनिकली अटैक आर कॉल्ड क्रोनिक कैरियर। यानी कि ट्रीटमेंट हो गया, ठीक हो गया इंसान, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई अपने एक्सक्रीशंस में यानी कि पॉटी के अंदर बैसिलाई के बैक्टीरिया को निकाल रहा है तो उसको हम लोग क्रोनिक कैरियर कहते हैं, यानी कि बहुत लंबे समय तक वो बैक्टीरिया को अपनी बॉडी से निकालता रहता है, उसकी बॉडी में बैक्टीरिया पनपते रहते हैं लेकिन उसको बीमारी नहीं होती है। इन मोस्ट क्रोनिक कैरियर्स द ऑर्गेनिज्म परसिस्ट इन द गॉल ब्लैडर एंड इन द बिलियरी ट्रैक्ट। जो कैरियर्स होते हैं,
ठीक है, क्रोनिक कैरियर जो लंबे समय से बैक्टीरिया को पाल रहे हैं अपने अंदर, वो ज्यादातर बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं, गॉल ब्लैडर में रहते हैं और बिलियरी ट्रैक्ट में रहते हैं। ठीक है, बिलियरी ट्रैक्ट समझो ना, जो बाइल सिक्रेशन, जो बाइल जहां से बाइल निकल जूस निकल के आता है। अ फेमस केस ऑफ टाइफाइड मेरी, शायद सुना भी होगा, हु गेव राइज टू 1300 केसेस इन हर लाइफ टाइम। टाइफाइड मेरी एक कुक थी, ठीक है, वो खाना बनाती थी, उन्हें खुद कभी टाइफाइड नहीं हुआ, लेकिन वो खाना बनाती थी, छींक दिया है, कुछ हो गया है, तो उनकी वजह से वहां पे क्या बीमारी, लोग बीमार रहते थे। अब लोगों को समझ में नहीं आता था कि टाइफाइड फैल कैसे जाता है, तो उसने लगभग अपनी पूरी जिंदगी में 1300 लोगों को बीमारी दी अपने से। ठीक है ना, बहुत बाद में पता चल पाया कि वो कैरियर हैं। इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 20 दिन का होता है। पेशेंट रिमेन एसिम्प्टोमेटिक ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड, जब इंक्यूबेशन हो रहा होता है तो कोई भी सिम्टम्स नहीं आते हैं। होस्ट फैक्टर की बात करें तो एज 5 to 19 ईयर इन लोगों को ज्यादा अफेक्ट करते हैं। इंजेक्शन ऑफ, यानी कि अगर बात करें 10 to power 5 ऑर्गेनिज्म जब आपकी बॉडी में होंगे तभी आपको क्या होगा, बीमारी होगी। गैस्ट्रिक पीएच मोर देन 1.5 है तो आपको मतलब टाइफाइड जो है वो मरता नहीं है। 1.5 के नीचे अगर पीएच है तो टाइफाइड मर जाएगा। ठीक है, पेशेंट ऑन एंटासिड, जो पेशेंट एंटासिड पे यानी कि उनका पेट का पीएच हाई होता है। गैस्ट्रेक्टोमी, जिनको गैस्ट्रेक्टोमी हो गई है, पेट काट के हटा दिया गया है। एक्लोरहाइड्रिया ड्यू टू एजिंग, एजिंग की वजह से क्या हो गया, एक्लोरहाइड्रिया हो गया है। सेक्स मोर इन मेल्स, मेल्स के अंदर ये ज्यादा पाया जाता है। इन्वायरमेंटल की बात करें, पीक इंसिडेंस पाए जाते हैं इसके जुलाई टू सितंबर में, है ना, एकदम से फैल जाता है टाइफाइड, वायरल टाइफाइड एक साथ फैलता है। आप लोगों को आइडिया भी होगा, जुलाई से सितंबर के बीच में ये बहुत तेजी से फैलता है। रिलैप्स ऑकर इन 5 to 10% ऑफ अनट्रीटेड पेशेंट, जिन पेशेंट का इलाज चल रहा था, थोड़ा बहुत ठीक हो गया, फिर उन्होंने बीमारी इलाज नहीं कराया तो उनको रिलैप्स, वापस बैक मार जाता है। अब हम बात करें ट्रांसमिशन की, तो मैं यही बता रहा था कि जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, आप ये चार्ट को याद कर लेना, है ना, जो कि मेरे को स्टार्टिंग में देना चाहिए था, बट वो यहां पर है चार्ट के रूप में। आप फीकल ओरल ट्रांसमिशन जब भी आएगा ये चार्ट बना के आ जाए एग्जाम में, खेल खत्म। ठीक है, बहुत सिंपल। फीसेस एंड यूरिन फ्रॉम केसेस और कैरियर, केसेस और कैरियर के यूरिन में और फीसेस में क्या पाया जा रहा है, ऑर्गेनिज्म है। वो कहां गया, वाटर में गया, सॉइल में गया, मक्खियों के पास गया या उनके फिंगर से, इन सब से होता हुआ खाने में आ गया। कहां गया, खाने में, और खाने से फिर कहां गया, किसी के मुंह में चला गया। जो इंसान क्या कर रहा है, उसको यूज कर रहा है। ठीक है, इन्फेक्टेड फूड है या वाटर है, उसको कोई दूसरा इंसान इस्तेमाल करेगा तो उसको हो जाएगा। तो आप इस तरीके से ये वाला चार्ट बना के आ जाया करें, जब भी फीकल ओरल की बात होगी तो आप इसको बना के आ जाए, पूरे नंबर मिल जाएंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन में। ठीक है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बातें। नेक्स्ट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, तो यहां पर हम बात करें, क्योंकि ये थोड़ी सी लंबी बीमारी होती है टाइफाइड, तो इसमें हर स्टेज पे कुछ अलग अलग लक्षण दिखाई पड़ते हैं हमको। ठीक है, फर्स्ट वीक की बात करें, जो प्रोडॉर्मल स्टेज मैंने कहा, ठीक है, जिस समय क्लियर नहीं हो पाता कि क्या है, क्या हमें लगता तो है, नॉन स्पेसिफिक है, बेचैनी सी भी है, सर में दर्द भी है, पेट में भी दर्द है, कब्ज भी हो रही है, तो इनसाइड ऑनसेट ऑफ फीवर, अंदर से हल्का हल्का बुखार भी आ रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा क्या है। ठीक है ना, फिर सेकंड वीक में क्या होगा, सस्टेन्ड पायरेक्सिया, बुखार लगातार बना रहेगा। स्लाइटली डिस्टेंटेड एब्डोमेन, एब्डोमेन थोड़ा सा पेट तो फूल जाता है, थोड़ा सा ना, आंतों की बीमारी होती है ये। और स्प्लीनोमेगली, यानी कि हमारा जो स्प्लीन होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो कई बार देखा होगा डॉक्टर लिटा करके ऐसे चेक करता है लीवर वगैरह को, इस तरह से पेट में। थर्ड वीक में क्या होगा, डिलीरियस स्टेट इमर्ज, है ना, थोड़ा सा कई बार डिलीरियस चक्कर, मतलब एक तरह से भ्रम जैसी स्थिति पैदा होती है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन डेवलप, अब प्रॉपर तरीके से पेट फूल जाता है हमारा। फाउल ग्रीन येलो डायरिया होकर, डायरिया वाली कंडीशन भी आ जाती है। अगर ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है तो ये आगे अपने स्टेज क्या बढ़ाता जा रहा है, ये मतलब आपने टाइफाइड का इलाज नहीं करोगे तो वो एक्सट्रीम कंडीशन में आता जाएगा। डेथ में ऑकर इन दिस स्टेज, अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं किया, थर्ड स्टेज में आ गए, तो यहां पर आपके मौत भी हो सकती है फ्रॉम इंटेस्टाइनल हैमरेज और परफोरेशन, जो आपके आंतें होती हैं उनमें क्या होता है, छेद हो जाते हैं। फोर्थ वीक, ठीक है, फोर्थ वीक में जो लोग यहां से बच के निकल आए हैं, फोर्थ वीक यानी कि डेफिनेशन स्टेज, अब क्या है, लक्षण धीरे धीरे कम होने लगे हैं। फिफ्थ वीक कन्वर्सेंस स्टेज, यानी कि अब आप काफी हद तक ठीक हो गए हैं, जो सिम्टम्स है वो खत्म होने लगे हैं, बट कैन रिलैप्स, बट यहां पर आकर के बीमारी वापस बैक मार सकती है, तो ट्रीटमेंट पूरा करवाएं आप। ठीक है, तो ये आपकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है। रोल ऑफ फार्मासिस्ट, फिर वही सारी बातें हैं, वैक्सीन अवेलेबल है तो लगवा लो, ड्रिंकिंग सेफ करो, सैनिटेशन करो, हैंड हाइजीन गुड, फ्लाई कंट्रोल करो, हेल्थ वगैरह 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 लिख लोगे। रोल ऑफ फार्मासिस्ट लिख लो, 7-8 पॉइंट मन से बना के लिख लो। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के 7-8 पॉइंट बना लो, और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के 7-8 पॉइंट बना लो, वो बस कोई बीमारी आ जाए उसमें लिख देना है। फिर
अब बात करते हैं अमीबियासिस, है ना, सुना होगा, पेचिस बोलते हैं हम लोग, है ना, पेचिस, थोड़ा थोड़ा झाग जैसी पॉटी आती है और थोड़ी थोड़ी सी आती है। तो अमीबियासिस हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय WHO एज ए कंडीशन ऑफ हार्बरिंग द प्रोटोजोन पैरासाइट एंड अमीबा हिस्टोलिटिका विद और विदाउट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। हार्बरिंग मतलब होता है पालना, ठीक है, कहीं पे कोई चीज इकट्ठी हो जाती है। तो WHO कहता है कि अमीबियासिस वो कंडीशन है जब वो आप क्या हो रही है, जो प्रोटोजोन पैरासाइट है एंड अमीबा हिस्टोलिटिका वो हार्बर हो रहा है, यानी कि आपके आंतों में आकर के इकट्ठा हो गया है। सिम्टम दे रहा है या नहीं दे रहा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। टाइप्स ऑफ अमीबियासिस की बात करें तो एक होती है इंटेस्टाइनल अमीबियासिस और एक होती है एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस। इंटेस्टाइनल अमीबियासिस का मतलब क्या, आपके आंतों में है वो, ठीक है। द इंटेस्टाइनल डिजीज वेरीज फ्रॉम माइल्ड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट एंड डायरिया टू एक्यूट फुल्मिनेटिंग डिसेंट्री। कह रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आपको हल्का फुल्का पेट में दर्द हो, छोटा मोटा डायरिया हो, या आपको बहुत तेज डिसेंट्री हो सकती है। ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ दोज हैविंग इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन विल डेवलप इन्वेसिव अमीबियासिस, ठीक है ना। कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनके अंदर इन्वेसिव अमीबियासिस यानी कि अपने खतरनाक रूप में जा रही है, ठीक है, बहुत कम लोगों में ऐसा होता है। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस में क्या होता है, इंक्लूड इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिवर, ठीक है, लंग्स, ब्रेन, स्प्लीन और स्किन। तो फिलहाल इतना याद रखेंगे, इंटेस्टाइनल अमीबियासिस में क्या है, इंटेस्टाइनल डिजीज है ये, ठीक है। और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल में क्या है, यहां पर इंटेस्टाइन के साथ साथ आपका लिवर, लंग्स, ब्रेन, स्प्लीन और स्किन भी क्या हो गया है, इन्वॉल्व हो गया है, इन्फेक्ट हो रहा है। क्लियर है। कॉजेटिव एजेंट एक प्रोटोजोआ होता है जिसका नाम क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये नाम हो गया, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका क्या होगा इसका पॉजिटिव एजेंट। तो स्टार्टिंग में एक तरह से ये क्या थी, इसकी इंट्रो था, दे दोगे तो अच्छी बात है, नहीं दोगे तो भी चल जाएगा, अदरवाइज हमारा मेन क्या आ गया, पॉजिटिव एजेंट आ गया। नेक्स्ट है एपिडेमियोलॉजी, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, जो किसी बीमारी है या कैरियर है वो फैलाएगा, इसका रिजर्वायर सिर्फ ह्यूमन है, इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 4 वीक का है, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी वेरी लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक रहती है, ठीक है ना। होस्ट फैक्टर की बात करें, पीपल लिविंग इन डेवलपिंग कंट्रीज दैट हैव पुअर सैनिटरी कंडीशन, जिनके पास क्या है, पुअर सैनिटरी कंडीशंस हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज में उन लोगों को ज्यादा होता है। इमिग्रेंट्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्री में जो लोग गए हैं डेवलपिंग कंट्री से, ठीक है, उनको हो जाएगा। ट्रैवलर्स टू डेवलपिंग कंट्री, जो लोग डेवलपिंग कंट्री में जा रहे हैं ट्रैवलर्स, यानी कि मान लो कोई विदेश अमेरिका वगैरह है जहां पे प्रॉपर सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो डेवलपिंग कंट्री में आया है, तो डेवलपिंग कंट्री में क्या है, प्रॉपर साफ सफाई की थोड़ी सी कमी रहती है, पानी का प्रॉपर वो नहीं है, ठीक है, तो हो जाता है, उनको प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। ये सुना ही होगा शायद कि जैसे हम लोग जगह जगह हैंडपंप लगे होते हैं, हम लोग पानी पी लेते हैं, हमें कुछ नहीं होता, लेकिन विदेशी अगर अमेरिकन आ जाए और वो हैंडपंप का पानी पी ले तो उनका पेट खराब हो जाएगा, ठीक है, ये रियलिटी है। ओके, पीपल हु लिव इन इंस्टीट्यूशन दैट हैव पुअर सैनिटरी कंडीशन, जो लोग ऐसी संस्थाओं में रह रहे हैं जहां पर साफ सफाई प्रॉपर नहीं है, तो ये सब होस्ट HIV पॉजिटिव पेशेंट को हो जाता है। मैन हु हैव सेक्स विद मैन, है ना, गे लोग जिसको हम कह सकते हैं, इन लोगों में होने की संभावना ज्यादा होती है। ऑल एज ग्रुप अफेक्टेड, लगभग सभी एज ग्रुप अफेक्ट होते हैं। नो जेंडर और रेशियल डिफरेंसेस, फर्क भेदभाव नहीं करता, आप किस कंट्री से हैं, कहां से हैं, सबको होगा, ठीक है। सीवियर इफ चिल्ड्रन, ओल्ड, प्रेग्नेंट और प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ये खतरनाक हो जाता है अगर बच्चे को हो जाए, बूढ़े को हो जाए, प्रेग्नेंट को हो जाए, प्रेग्नेंट वुमेन को हो जाए, या प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वाले बच्चे को हो जाए। प्रीडोमिनेंस अमंग द मेन एज 18 to 50 ईयर, सबसे ज्यादा कहां पाया गया, 18 से 50 साल के लोगों में, बीच में और आदमियों में पाया गया, ठीक है। तो ये होस्ट फैक्टर आ गया। एनवायरमेंटल फैक्टर, लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, वही वाली बात है, गरीब है बेचारे, पुअर सैनिटेशन, साफ सफाई नहीं है, सीवेज कंटेमिनेशन, है ना, आपका जो पीने का पानी है या तालाब है वहां से कहीं से क्या है, सीवेज यानी कि जो गटर का पानी है वो कहीं से आपके पानी में मिल रहा है जाकर के, यानी कि या फिर यूं कह लें कि आप जो हैंडपंप का पानी निकाल रहे हैं, कई बार हो सकता है नदी नाले के बगल में है, तो वहां से कंटेमिनेशन होकर के आ रहा है। मोर इन रेनी सीजन, है ना, बरसात के समय ज्यादा हो जाता है। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, फीकल ओरल, ठीक है, बाय ओरल रेक्टर, कॉन्टैक्ट इन होमोसेक्सुअल, ठीक है, ओरल रेक्टर हो गया। फ्लाइज है, कॉकरोच है, रोडेंट्स हैं, चूहे वगैरह हैं, कैरिंग सिस्ट एंड कंटेमिनेटिंग फूड एंड ड्रिंक, ठीक है। तो फ्लाइज, कॉकरोच, चूहे ये क्या करते हैं, खाने पीने की चीजों को दूषित कर देते हैं, छू लेते हैं, हमको तो पता नहीं चलता कभी आए, खाने पीने की चीजों को टच किया और चले गए। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, ज्यादातर क्या होता है, ये एसिम्प्टोमेटिक रहता है,
ठीक है, यानी कि ज्यादातर केसेस में सिम्टम्स हमको नजर नहीं होते हैं, बट इंटेस्टाइनल अमीबियासिस में क्या होगा, एब्डोमिनल क्रैम्प, पेट में ऐंठन वगैरह दर्द होता है, विद माइल्ड डायरिया, हल्का फुल्का डायरिया होगा, टू कोलाइटिस एंड डिसेंट्री, और डिसेंट्री भी आपको हो सकती है। कोलाइटिस मतलब कोलोन का इन्फेक्शन होता है। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस में क्या होगा, अमीबिक लिवर एब्सेसिस, लिवर में एब्सेस एक तरह से कहते हैं जख्म टाइप से होंगे। रेयरली लंग्स, लंग्स में बहुत कम होता है। स्किन, जेनेटिलिया एंड सीएनएस आर अफेक्टेड, ठीक है, स्किन होता है, जेनेटिलिया हो गया, जिनका हमारे जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये सब क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस में। एक है अमीबोमा, इन्फ्लेमेटरी एंड एडेमेटस रिएक्शन अराउंड ट्रोफोजॉइट्स, ठीक है। ट्रोफोजॉइट्स क्या होते हैं, ट्रोफोजॉइट जो हमारे ये है ना, ठीक है, जो हमारे स्पोरोजोन्स होते हैं, यानी कि ये कहां गया, प्रोटोजोन्स, सॉरी स्पोरोजोन्स नहीं, प्रोटोजोन्स। जो प्रोटोजोन्स होते हैं ना, उनकी जो एक लाइफ साइकिल होती है, उस लाइफ साइकिल के दौरान क्या होते हैं, एक स्टेज आती है जब ये क्या करते हैं, होस्ट से, यानी कि जिसकी बॉडी में है उसी से न्यूट्रिशन वगैरह ले करके थोड़े से एक तरह से कह लो हट्टे कट्टे मोटे से हो रहे हैं, मोटे ताजे हो रहे हैं, तो इन्फ्लेमेटरी एंड एडिमेटस रिएक्शन, यानी जहां कहीं पे भी है ये रह रहे हैं, उनके आसपास का जो एरिया है वो स्वेल कर जाता है और इन्फ्लेम हो जाता है, ठीक है। तो ट्रोफोजाइट किसकी थी, प्रोटोजोन की ही एक स्टेज होती है लाइफ साइकिल के दौरान, ठीक है, तो ये पाया जाएगा। रोल ऑफ फार्मासिस्ट, इसका तो कोई वैक्सीन है नहीं, तो चलो कोई बात नहीं, बोलेगा वैक्सीन नहीं है तो साफ सफाई अपनाओ, सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, इंप्रूव सैनिटेशन है, हैंड वॉशिंग है, गुड पर्सनल फूड हाइजीन है, फ्लाइज कंट्रोल है, और हेल्थ एजुकेशन वगैरह है, ठीक है। तो ये रोल ऑफ फार्मासिस्ट हो गया। अब बात करते हैं वॉर्म इन्फेस्टेशन की। इसके बारे में आप लोगों ने सुना, वॉर्म यानी पेट के कीड़ों के बारे में बात करेंगे। वॉर्म इन्फेस्टेशन मतलब पेट के कीड़े, पेट में पाए जाने वाले कीड़े, उनको कहते हैं वॉर्म इन्फेस्टेशन। एक होता है इन्फेक्शन, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये इन्फेस्टेशन क्या है। एक होता है इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होता है ना, कोई चीज फैल रही है, इन्फेक्शन बीमारी टाइप का, और इन्फेस्टेशन मतलब होता है आप किसी के, जैसे कि पैरासाइट है ना, हमारी बॉडी में आकर के रह रहा है, दैट इज कॉल्ड इन्फेस्टेशन, ठीक है। बेसिकली इन्फेस्टेशन इज द स्टेट ऑफ बीइंग इन्वेडेड बाय पेस्ट और पैरासाइट, ठीक है। ये वह अवस्था है जहां पर जो पैरासाइट या पेस्ट है इन्वेड, हमला कर देता है हमारी बॉडी में आकर के, और वहां पे आके फिर रहेगा कब्जा करके, ठीक। सो द वॉर्म, जो कीड़े हैं, वॉर्म इन्फेस्टेशन इज रेफर्ड टू एज एन इन्फेस्टेशन ऑफ होस्ट स्पेशली ह्यूमन एंड एनिमल बाय हेलमिंथ। हेलमिंथ मतलब जो कीड़े होते हैं उनको प्रॉपर नाम क्या दिया गया है, हेलमिंथ बोला गया है, ठीक है। कीड़ों को जो राउंड वॉर्म होते हैं, ठीक है, जो हमारे पेट में कीड़े पाए जाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलमिंथ बोलते हैं, और वो कई प्रकार के होते हैं। तो जो वॉर्म कीड़ों का जो इन्फेस्टेशन है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रेफर्ड एज इन्फेस्टेशन ऑफ द होस्ट, यानी कि होस्ट का इन्फेस्टेशन, जिसके अंदर जा रहे हैं वहां पे जाके वो रहेंगे, ठीक है। हेलमिंथ की बात करें तो हेलमिंथ्स आर मल्टी सेलुलर बायलैटरली सिमेट्रिकल मेटाजोआ। मल्टी सेलुलर होते हैं, बायलैटरल होते हैं। अभी बायलैटरल क्या होता है, ठीक है, सिमेट्रिकल क्या होता है, ये आप जब किंगडम की क्लासिफिकेशन वगैरह करते हैं तो ये बायलैटरल मतलब है ना, इनकी बॉडी दो पार्ट में ऐसे काटेंगे तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकती है। सिमेट्रिकल है, मेटाजोआ मतलब एनिमल्स हैं। इलोंगेटेड, फ्लैट और राउंड इन शेप, लंबे लंबे होंगे, गोल हो सकते हैं और चपटे हो सकते हैं। ये हेलमिंथ्स ऑफ मेडिकल इंपॉर्टेंस बिलोंग टू टू फाइला। जो हमारे मेडिकल इंपॉर्टेंस के लिए जो हेलमिंथ है वो दो फाइला को बिलोंग करते हैं, प्लेटाई हेलमिंथस और नेमाटोड्स, यानी कि इसी जो फाइला के कीड़े हैं वो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, इसीलिए हमारे लिए मतलब के हैं। सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ, ठीक है ना, STH, सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ, जिसे हम STH ही बोलेंगे। इन्फेक्शन रेफर टू ए ग्रुप ऑफ पैरासिटिक डिजीज इन ह्यूमंस कॉज्ड बाय इंटेस्टाइनल राउंड वॉर्म, ठीक है। तो कह रहा है सॉइल के द्वारा ट्रांसमिट होने वाला जो इन्फेक्शन है, जो हेलमिंथ है, ठीक है, उनके, ठीक है, सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ। सॉइल का मतलब क्या है, गांव वगैरह में देखा होगा तुम लोगों ने, देखो जब हम पैदल चलते हैं तो ये हेलमिंथ कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे पैर की स्किन को छेद करके अंदर आ जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमें खाने की भी जरूरत नहीं होती इनको, ये हमारी बॉडी की स्किन को पार करके आ जाते हैं। तो ऐसे जो सॉइल के द्वारा ट्रांसमिट हो रहे हैं इन्फेक्शन रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पैरासाइट डिजीज इन ह्यूमन कॉज्ड बाय इंटेस्टाइनल राउंड वॉर्म, ठीक है ना। इस कैटेगरी में
इंटेस्टाइनल राउंडवॉर्म आता है, इसको हम कहते हैं एस्कैरियासिस, या हुकवॉर्म आता है नेक्टर अमेरिकानस और एंकाइलोस्टोमा डिओडेनल, ये नाम है इनके। हुकवॉर्म के अंदर दो कैटेगरी है, नेक्टर अमेरिकानस और एंकाइलोस्टोमा डिओडेनल, एंड विपवॉर्म ट्राइचूरियस ट्राइचूरा। ठीक है ना, हम यहाँ पे दो डिस्कस करेंगे, एस्कैरिस और हुकवॉर्म, दो को हम यहाँ डिटेल में लेके चलेंगे। वाइडली स्प्रेड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया लाइक सब सहारन अफ्रीका, अमेरिका, चाइना एंड ईस्ट एशिया। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इंट्रो है, जितनी चीजें याद रहे अच्छी बात है, अदरवाइज सीधा सीधा हम लोग क्या है कॉजेटिव एजेंट का नाम लिख करके जैसे कि ये वाला चार्ट याद रखेंगे। ठीक है, मोर देन 1.5 बिलियन और अबाउट 24% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन आर अफेक्टेड। ठीक है, इससे लगभग कितनी 1.5 बिलियन और लगभग 24% वर्ल्ड पॉपुलेशन क्या है अफेक्टेड हो रखी है। तो ये वाला पार्ट आना चाहिए था, ये एक्चुअली इंट्रोडक्शन यहाँ पे आ गया है, एडिटिंग करते हो इंट्रोडक्शन यहाँ होना चाहिए था। ठीक है, इंट्रोडक्शन। अब देखो यहाँ पर क्या हेलमिंथ की दो कैटेगरी हैं हमारे पास। आप कुछ नहीं करेंगे स्टार्टिंग में, तो केवल ये बना के आएंगे, हेलमिंथ एक प्लेटाई हेलमिंथिस है, एक नीमाटोड है। प्लेटाई के अंदर फ्लैट वॉर्म्स आते हैं, नीमाटोड्स के अंदर राउंड वॉर्म आते हैं। ठीक है, फ्लैट वॉर्म के दो कैटेगरी हैं, सेस्टोड्स और ट्रेमाटोड्स, जिसके अंदर टैप वॉर्म है और फ्लूक्स है, जैसे लिवर फ्लूक वगैरह होता है, और टैप वॉर्म में टेनिया सोलियम वगैरह है जो अपने इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। नेमाटोड्स की बात करें यानी कि राउंड वॉर्म की बात करें, मैच्योर्स इन ह्यूमन, जो ह्यूमंस के अंदर मैच्योर हो जाते हैं इंटेस्टाइन में जाकर के, एस्कैरियासिस है, ट्राइचूरिस है, एंकाइलोस्टोमा है। ठीक है, कुछ टिश्यू में चले जाते हैं, हमारे टिश्यू को इन्वेड कर देते हैं, यानी कि टिश्यू के अंदर घुस जाते हैं। फेल टू मैच्योर इन ह्यूमन, और कुछ ऐसे हैं जो हमारे मतलब ह्यूमंस के अंदर मैच्योर नहीं हो पाते हैं। तो ये एक हेलमिंथ का आप क्या दे सकते हो, कैटेगराइजेशन दे सकते हो। और यहाँ पर हम लोग जो सबसे ज्यादा फेमस है एस्कैरिस और अपना एंकाइलोस्टोमा यानी कि हुकवॉर्म है, उसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर डिटेलिंग करेंगे। आओ देखते हैं, ये देखो एस्कैरिस। अब थोड़ा सा बेटा आप लोगों को, कुछ लोगों को लग सकता है अजीब सा, बट समझना पड़ेगा हमको ये चीज। ये पेट से सफेद सफेद कीड़े शायद देखे होंगे आप लोगों ने, जानवरों के पेट से भी निकलते हैं। ठीक है, इन ज्यादातर बच्चों में पाए जाते हैं सफेद कीड़े, देखा होगा आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने देखा होगा, इस टाइप से सफेद कीड़े होते हैं। अब ये क्या चीज है, देखो ये एक बार वायरल हुआ था चाउमीन का, कि चाउमीन पेट में फंस गई। चाउमीन नहीं है, ये कीड़े इतनी ज्यादा मात्रा में हमारी बॉडी में, हमारी आंतों में फैल जाते हैं, अंडे देते हैं भर भर के, कि हमारी जो ये बेटा आंत है, देखो ये ऑपरेशन हो रहा है एक किसी का, और ये आंत निकाली गई है। आंत के अंदर इतने ज्यादा हो गए थे कि आंत चोक हो गई थी, ब्लॉक हो गई है। तो आंत को काट करके ये इसके अंदर से क्या निकाले गए हैं, कीड़े निकाले जा रहे हैं। तो ये इसीलिए डेंजरस है, इसीलिए बाहर की चीजों को परहेज किया जाता है, नहीं खाना चाहिए। ठीक है ना, तो देख सकते हो आप कीड़ों की तादाद कैसी है, बात समझ में आ गया। तो इसीलिए, और ये आम है। ठीक है, दो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन दोनों को हम लोग कर रहे हैं। एक एस्कैरिस है ना, जो एस्कैरिस है इसका कॉजेटिव एजेंट कौन है, एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स। कौन है, एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट निमाटोड पैरासिटाइजिंग द ह्यूमन इंटेस्टाइन। ये सबसे बड़ी वैरायटी है, इट इज द लार्जेस्ट निमाटोड, ये सबसे बड़ा निमाटोड है जो कि ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहता है, काफी बड़ा होता है साइज में। ठीक है, द नेम डिराइव्ड फ्रॉम एस्कैरिस, इसका नाम कहां से है, एस्कैरिस, इसका मतलब होता है इंटेस्टाइनल वॉर्म, एंड ल्यूब्रिकस मींस रिजेंबलिंग विद कॉमन अर्थवॉर्म। तो ल्यूब्रिकस का मतलब होता है हमारा अर्थवॉर्म जैसा लग रहा है, तो एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स इसका नाम पड़ गया। एपिडेमियोलॉजी की बात करें, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द अडल्ट एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड। जो इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है वो फैलाता है अडल्ट, जो बड़ा हो जाता है। ठीक है, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रीवलेंस की बात करें, कहां कहां ज्यादा फैलता है, तो कॉस्मोपॉलिटन है, हर जगह पाया जाएगा ये। मोस्ट कॉमन हेलमिंथिक इन्वेस्टर, अगर हेलमिंथ की बात करें, वॉर्म की बात करें, तो सबसे ज्यादा कॉमन आम पाया जाने वाला ये कौन है, एस्कैरिस है। अबाउट 1 बिलियन पीपल आर इन्फेक्टेड वर्ल्ड वाइड एनुअली। लगभग 1 बिलियन पीपल साल में क्या होते हैं, पूरी दुनिया में अफेक्टेड होते हैं, विद अबाउट 12 मिलियन एक्यूट केसेस एंड 20,000 और मोर डेथ, मौत तक हो जाती है। ठीक है ना। हैवी इन्फेक्शन इज कॉमन इन चिल्ड्रन एज 3 to 8 ईयर। जो हैवी इन्फेक्शन पाया जाता है वो किन बच्चों में पाया जाता है, जिनकी उम्र 3 से 8 साल की होती है। एजेंट और लाइफ साइकिल की बात करें तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका, यहाँ पे नीचे इसका वो दे रखा है मैंने, नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो शुरुआत कहां से करें हम लोग, लाइफ साइकिल की बात करें तो अगर इन्फेक्टिव एग्स आर स्वेलोड, जो इन्फेक्टिव एग्स होते हैं वो किसी तरीके से हमारे खाने में गए
हमने उसे खा लिया। एग रीच स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हैच, एग कहाँ पहुंचेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचे और फूटेंगे वहां पर। L3 लार्वा माइग्रेट टू हेपेटिक, जो तीसरा लार्वा 2-3 बार क्या करता है, अपने आप को मोल्ट करता है, ठीक है। जो लार्वा माइग्रेट टू हेपेटिक पोर्टल, जो हेपेटिक पोर्टल हमारा लिवर वाला सिस्टम होता है जहां से ब्लड जाता है, ठीक है, लिवर से होता हुआ हेपेटिक पोर्टल, मतलब आंतों से जो लिवर की तरफ हमारा जा रहा है सिस्टम ब्लड का, तो हेपेटिक पोर्टल थ्रू इंटेस्टाइनल वॉल, इंटेस्टाइनल वॉल से होता हुआ वो कहां पहुंचेगा, हेपेटिक पोर्टल में पहुंचेगा। लार्वे एंटर लंग्स एंड एल्वुलर स्पेस कॉजिंग कफिंग, ठीक है। अब जो लार्वा लंग्स में या हमारे एल्वुलाई में आ गया है, उसकी वजह से हमें क्या आती है, खांसी आती है। खांसी आने से जो लार्वा होती है वो गले तक आ जाता है, गले से आके क्या करते हैं, कफ्ड अप लार्वे आर स्वेलेड, गले में आ गया खांसा, और हम लोग फिर जब चीजों को निगल लेते हैं तो फिर वो वापस हमारे पेट में पहुंचता है। लार्वे रीच स्मॉल इंटेस्टाइन, अब वो पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में फॉर अ सेकेंड टाइम, दूसरी बार। यहां वो मैच्योर होगा एंड अडल्ट वर्म्स लेज एग, मैच्योर होके फिर क्या होगा, जो एडल्ट वर्म होगा वो अंडे देगा। फिर ये अंडे वापस से क्या होंगे, पॉटी से बाहर आ जाएंगे और एम्ब्रियोनेटेड, एम्ब्रियो में बदल जाएंगे, बिकमिंग इन्फेक्टिव इन अ फ्यू वीक्स। अंडे कुछ ही दिनों में एम्ब्रियो में बदल जाते हैं, और यही जो होते हैं अंडे या तो हम निगल लेते हैं किसी तरीके से, या जो एम्ब्रियोनेटेड स्टेज होती है वो इन्फेक्टेड होती है। तो इस तरीके से देखो क्या हो रहा है, हम चीजों को खा रहे हैं, किस तरीके से अंडे लार्वे में बदलते हैं, लार्वा लंग्स में पहुंच रहा है, लंग्स से हम खांसी करते हैं, फिर वो लार्वा वापस आंतों में आते हैं, आंतों में फिर वो बड़े हो रहे हैं, फिर ये इस तरह से इनकी साइकिल चलती जा रही है, ठीक है। तो देखो यहां लिखा हुआ है एस्कैरिस लैम्ब्रिकॉइड्स लिव्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, रहता तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में है, बट एग प्रोडक्शन इज वेरी हैवी, बहुत ज्यादा मात्रा में अंडे देता है, लगभग 2,40,000 एग पर डे देता है, इतने ज्यादा एग देता है। दिस बिकम एम्ब्रियोनेटेड, ये एम्ब्रियो में बदल जाते हैं इन एक्सटर्नल एनवायरमेंट, यानी कि ये अंडे पॉटी से होकर बाहर निकल जाते हैं और फिर एम्ब्रियो में बदल जाते हैं, एंड इन्फेक्टिव इन 2 to 3 वीक्स, और 2 से 3 वीक्स में इन्फेक्टिव हो जाते हैं, यानी कि इन्फेक्शन फैलाने के लिए तैयार रहते हैं। ऑन इंजेशन, जब हम इनको खाते हैं, दे हैच इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जब इन्हें खा लेते हैं तो जो एम्ब्रियोनेटेड अंडे के अंदर जो एम्ब्रियो बन गया है ना, एम्ब्रियो मतलब अंडे के अंदर ही है ना, अभी ये एग है, एग के अंदर ही एम्ब्रियो बना है ना अभी, तो ये क्या होता है, हैच हो जाएंगे, फूट जाएंगे, एंड मूव टू लिवर, और ये जो फूटने के बाद एम्ब्रियो है ये किस तरफ मूव करेगा, लिवर की तरफ मूव करेगा, एंड देन लंग्स, और फिर लंग्स की तरफ मूव करेगा वाया ब्लड, हेपेटिक पोर्टल वाला जो सिस्टम था, मतलब जो आंतों की दीवार को छेद करके ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम से होते हुए लंग्स में पहुंचेंगे। इन लंग्स दे मोल्ट ट्वाइस, लंग्स में ये 2 बार मोल्ट मतलब होता है जैसे कि होता है ना कि जब लार्वे से प्यूपा बनना, प्यूपा से फिर आगे बनना, अपने केचुली बदल के अपना रूप बदलना, तो ये 2 बार अपना रूप बदलते हैं। ब्रेक एल्वुलाई, एल्वुलाई को ब्रेक करेंगे, एंड रीच ब्रोंक्यूल्स, और कहां पहुंचते हैं, ब्रोंक्यूल्स में पहुंचते हैं, वेयर दे आर कफ्ड अप, फिर क्या होता है, हमें खांसी से आते हैं तो हम खांस देते हैं और ये गले तक आते हैं, और हम लोग उससे वापस से निकल जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या निकल रहे हैं, गले तक आते हैं, हमें कुछ लगता है हम निकल जाते हैं। ऑन रीचिंग इंटेस्टाइन, जब ये वापस इंटेस्टाइन में जाते हैं, मैच्योर इनटू अडल्ट, एडल्ट में मैच्योर हो जाते हैं इन 60 to 80 डेज, 60 से 80 दिनों में। एवरेज लाइफ स्पैन इज 6 to 12 मंथ, लगभग 6 से 12 महीने की इनकी जिंदगी होती है। तो ये लाइफ साइकिल बेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चाहे इसको ऐसे लिखेंगे आप लोग, चाहे इसको आप ऐसे लिखेंगे, चॉइस आपकी है। क्लियर हो गया। रिजर्वायर की बात करें, मैन इज द ओनली रिजर्वायर, मैन इसका ओनली रिजर्वायर है। इन्फेक्टिव मटेरियल, कहां से इन्फेक्शन फैलता है, फीसिस, जो पॉटी है जिसके अंदर फर्टिलाइज एग पड़े हुए हैं, ठीक है। होस्ट की बात करें, इन्फेक्शन रेट हाई इन चिल्ड्रन, की बच्चे होते हैं ज्यादातर क्या होता है, जमीन का उठा के खा लेते हैं, एज कंपेयर टू एडल्ट, बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। एनवायरमेंट की बात कर लें तो सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिन्थ, ये जनरली किससे ट्रांसमिट हो रहे हैं, सॉइल से। ह्यूमन हैबिट्स की बात करें तो सीडिंग ऑफ सॉइल बाय एग्स यूजुअली थ्रू इनडिस्क्रिमिनेट ओपन एयर, सॉइल में जो एग जा रहे हैं, यानी सीडिंग ऑफ सॉइल, सॉइल के अंदर हम जो अंडे बो रहे हैं, एक तरह से खाने का मतलब ये हो गया, यानी कि जो सॉइल के अंदर एस्कैरिस के अंडे जा रहे हैं वो जनरली इनडिस्क्रिमिनेट ओपन एयर डिफिकेशन, यानी हम जो खुले में जो शौच करते हैं उसकी वजह से जाते हैं। एंड देन एग्स स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेशन ऑफ हैंड एंड फूड, फिर ये जो अंडे होते हैं ये कंटेमिनेटेड हाथ और खाने से फैल जाते हैं। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी क्या है, अंटिल ऑल फर्टाइल फीमेल्स आर डिस्ट्रॉयड, जब तक ये सारी की सारी पेट के अंदर मौजूद फर्टाइल फीमेल मर नहीं जाती हैं तब तक क्या है, वो
फैलती रहेंगी। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो फ्रॉम 18 डेज टू सेवरल वीक, ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, पीपल विद लाइट इन्फेक्शन यूजुअली हैव नो सिम्टम्स, देखो थोड़े एक आध होता है तो उससे दिक्कत नहीं होती है। हैवियर इन्फेक्शन, जब इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, कॉज रेंज ऑफ सिम्टम्स इंक्लूडिंग डायरिया हो सकता है, जब बहुत फैल गया आपकी बॉडी के अंदर, पेट के अंदर बहुत हो गया है, पेट में दर्द हो सकता है, बेचैनी हो सकती है, कमजोरी लग सकती है। इम्पेयर्ड कॉग्निटिव एंड फिजिकल डेवलपमेंट, आपको सोचने समझने की, तर्क करने की क्षमता आपकी कम हो जाती है। WHO डिफाइंस हैवी इन्फेक्शन एज ग्रेटर देन 5000 एग्स पर ग्राम ऑफ फीसेस, जब आपकी 1 ग्राम पॉटी में 50,000 से ज्यादा अंडे मिले तो समझ जाओ कि हैवी इन्फेक्शन है। ठीक है। लार्वे माइग्रेशन कॉजेज फीवर, जब लार्वा माइग्रेट करता है ना, लार्वा जो हमारा लंग्स में आ गया था, जब वो माइग्रेट करेगा, चलेगा इधर उधर, तो उससे फीवर आता है, कई बार कफ आता है, खांसी होती है, हम खांस तो देते ही हैं, स्पुटम गाढ़ा गाढ़ा कफ भी आ सकता है, अस्थमा हो सकता है, स्किन रैशेस हो सकते हैं और स्नोफिलिया हो सकता है। अडल्ट वॉर्म जो होता है, एग्रीगेट मासेस कैन कॉज वल्वुलस, जो अडल्ट वॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे डायग्राम है क्या, नहीं ये दूसरे का डायग्राम आ गया। जो एडल्ट वॉर्म होते हैं ना, जैसे हमारी आंतें हैं, जैसे मान लो ये हमारी आंत है, आंत तो ऐसी है, लेकिन जब इसके अंदर बहुत सारे एडल्ट वॉर्म आ जाते हैं, बहुत सारे वॉर्म इसके अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, तो हमारी आंत क्या होती है, वॉल्वुलस, आपस में ही उलझ जाती है। कई बार हमारी जो आंत है वो कई बार आपस में ही इस टाइप से ना ऐंठ जाती है, तो उसको कहा जाता है वॉल्वुलस हो जाता है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इतना ज्यादा मात्रा में भर जाते हैं इंटेस्टाइन में कि वो इंटेस्टाइन हमारी ब्लॉक हो जाती है। वाइल वैंडरिंग वॉर्म कैन कॉज इंटेस्टाइनल परफोरेशन, जो वॉर्म होते हैं वैंडरिंग जो घूम रहे हैं वो छेद तक कर सकते हैं, ठीक है, और बाइल डक्ट को ब्लॉक कर सकते हैं। तो कई सारी चीजें हैं इसके अंदर जो आपको पॉइंट समझ में और लिखने में आसान लगते हैं, उनको आप पॉइंट बना करके लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हो गया हमारे पास। अब बात करते हैं हुक वॉर्म की। हुक वॉर्म बेटा कुछ ऐसा होता है, उसके जैसा बड़ा तो नहीं होता है बट कुछ ऐसा होता है, और ये हमारे, हम देख सकते हैं यहाँ पे, देखो पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं एक, कि हमारे डिओडेनम में अगर आपको कुछ नजर आ रहा हो तो ये देखो, ये अंदर होते हैं, ये बाहर ना होकर के क्या रहते हैं, अंदर रहते हैं। और ये आगे इसका मुंह देख रहे हो, तो ये जो हुकवर्म होता है, ये नंगे पैर अगर जमीन पे चलो तो वहां से स्किन को पेनिट्रेट करके अंदर घुस जाता है ये, और जब स्किन को पेनिट्रेट करके घुसता है तो इसके लार्वे वगैरह जो होते हैं, ये देखो हमारी आंतों के अंदर ये इस तरीके से, और यहां तक कि जो हमारी स्किन में जब ये अंदर घुसता है तो ये इस तरीके से इसके लार्वे जब ग्रो करते हैं तो इस तरह से हमारी स्किन में दिखाई पड़ते हैं ये। ठीक है, बात समझ में आ रही है? खतरनाक होता है ये, मैं कहता हूं बहुत कम लोगों ने देखे होंगे, ये सबने देखा भी नहीं होगा ये। आगे आते हैं, कॉजेटिव एजेंट कौन है इसका, एंकाइलोस्टोमा डिओडेनल और नेक्टर अमेरिकानस। ठीक है, दो इसके कॉजेटिव जो है इसके इन्फेक्शन कर सकते हैं एज अ सिंगल और मिक्स्ड इन्फेक्शन इन सेम पर्सन। अकेला हो सकता है इन दोनों में से कोई एक, या दोनों हो सकते हैं। एपिडेमियोलॉजी की बात करें अगर हम लोग, तो दो ऑलमोस्ट इरेडिकेटेड फ्रॉम यूरोप एंड यूएसए, इसको यूरोप और यूएसए से लगभग, ऑल्दो यद्यपि हटा दिया गया, मिटा दिया गया, इट इज स्टिल सीन इन वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन लाइक एशिया, अफ्रीका, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। ठीक है, यूरोप और यूएसए से तो इसको मिटा दिया गया है, बट कुछ जो वार्म क्लाइमेट है, थोड़े से गर्म गर्म वाले एनवायरमेंट है, ठीक है, और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल हिस्से हैं जैसे कि एशिया, अफ्रीका या सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, वहां पर ये पाए जाते हैं। ड्यूरिंग 2010 ग्लोबल प्रिवलेंस ऑफ हुकवर्म वाज अबाउट 576 से 740 मिलियन। 2010 के आसपास इतना ज्यादा था इसकी मात्रा कि इतने केसेस थे, आउट ऑफ विच 80 मिलियन वर सीवियरली अफेक्टेड, इसमें से 80 मिलियन बहुत बुरी तरीके से अफेक्टेड थे। एजेंट फैक्टर की बात करें, अडल्ट वॉर्म लिव इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मेन, जो अडल्ट वॉर्म होता है वो इंटेस्टाइन में रहता है। एग्स आर पास्ड इन फीसेस, जो उसके अंडे होते हैं वो पॉटी से बाहर आते हैं। A duodenal produces 10,000 to 30,000 egg while an Americanus produces 5,000 to 10,000 egg per day। ठीक है, इतने अंडे पर डे प्रोड्यूस करते हैं। तो एपिडेमियोलॉजी में बेटा फिर बता रहा हूं, एपिडेमियोलॉजी में कुछ चीजें कम ज्यादा भी कर सकते हैं, कुछ अपने मन से भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करना कि फैक्ट वही लिखो जो हो। अब इसकी लाइफ साइकिल भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो जरा लाइफ साइकिल क्या है, ये देखो क्या होता है। ठीक है, इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन से क्या कर दिया हमने, अंडे बाहर आ गए।
अंडे बाहर आए, ये इसका लार्वा, देखो अंडे से क्या बना है, ये लार्वा। एग पासेस आउट इन फीसेस, ये देखो एग है, ये लार्वा है, ये क्या आ गया, फीसेस से बाहर आ गए। लार्वे हैच एंड डेवलप इन सॉइल, तो जो अंडे बाहर आए हैं वो सॉइल में क्या कर जाते हैं, डेवलप कर जाते हैं। देखो ये लार्वे हैं। फाइलेरी फॉर्म लार्वे ऑन ब्लेड्स ऑफ ग्रास, ये लार्वे इतने खतरनाक होते हैं, ये घुस जाते हैं पेनिट्रेट करके अंदर, ठीक है। लार्वे पेनिट्रेट स्किन, जो लार्वा है स्किन को पेनिट्रेट कर गया, देखो ये वो होता है ना हेयर वाला, वहां से पेनिट्रेट कर गया, एंटर ब्लड स्ट्रीम और रीच हार्ट। ब्लड स्ट्रीम यानी हमारे ब्लड में पहुंच करके फिर कहां पहुंचेगा, जाहिर सी बात है खून उसको हार्ट के पास लेके जाता है। लार्वे वहां से फिर एंटर करता है लंग कैपिलरीज में, लार्वे एंटर एल्वुलर स्पेस, एल्वुलर स्पेस में एंटर करता है। लार्वा माइग्रेट अप ट्रैकिया और स्वेलोड, जो लार्वे ऊपर चल चल के ऊपर आते हैं ट्रैकिया में, फिर वो खरासे लगते हैं, हम उसे निगल जाते हैं, ठीक है। फिर वो पेट में चले जाते हैं, एडल्ट मैच्योर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर जो एडल्ट होते हैं वो कहाँ मैच्योर होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। लगभग वही सेम कहानी उसके जैसी ही है। तो क्या कह रहा है यहां पर, इन वार्म मॉइस्ट सॉइल, जो वार्म और मॉइस्ट सॉइल है, लार्वा डेवलप्स इन एग, लार्वा क्या होता है, डेवलप्स इन एग एंड हैचेस इन 1 to 2 days। लार्वा डेवलप्स, जो लार्वा होता है अंडे के अंदर डेवलप करता है और फिर फूट करके बाहर आ जाता है 102 दिन के अंदर। रैबिडिफॉर्म लार्वा माउल्स ट्वाइस इन द सॉइल, जो लार्वा यहां बन के आता है उसका नाम क्या है, रैबिडिफॉर्म लार्वा। वो सॉइल में 2 बार मोल्टिंग करता है, यानी कि 2 बार अपनी केंचुली बदलेगा, अपना रूप बदलता है। एंड बिकम स्किन पेनिट्रेटिंग थर्ड स्टेज लार्वा इन 5 to 10 days, और थर्ड स्टेज आ जाती है लार्वा की जहां पर वो स्किन को पेनिट्रेट कर सकता है 5 से 10 दिनों के अंदर। इन्फेक्शन ऑकर व्हेन दीज लार्वा एंटर्स द बॉडी थ्रू स्किन फीड, ठीक है। इन्फेक्शन कब होता है, जब ये वाला लार्वा जो है 5 से 10 दिन बाद जो बदल गया है, ठीक है, वो एंटर कर जाता है। दे रीच लंग्स, ये लंग्स में पहुंचता है, वाया ब्लड एंड लिम्फ, ब्रेक एल्वुलाई, रीच ब्रोंक्यूल्स एंड आर कफ्ड अप एंड स्वेलोड टू द रीच द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो वही कहानी है, लंग्स में पहुंच गया है, एल्वुलाई को ब्रेक करता है, ब्रोंक्यूल्स के पास पहुंचता है, खांसी आती है, ऊपर आते हैं और फिर हम इसे निकल जाते हैं। अडल्ट ए डियोडिनेल एंड अमेरिकानस सर्वाइव फॉर अबाउट 1 to 4 years रेस्पेक्टिवली, ठीक है। जो एडल्ट है वो ए डियोडिनेल वो 1 साल और अमेरिकानस लगभग 4 साल तक जिंदा रहते हैं, इनकी लाइफ साइकिल होती है। मतलब जैसे हम लोग, एक इंसान 70-80 साल जिंदा रहता है, वैसे ये जिंदा रहते हैं। बात समझ में आ रही है। लाइफ साइकिल बेटा दोनों की कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिजर्वायर की बात करें, मैन इज द ओनली इंपॉर्टेंट वन, जो इंसान है वो ही मेन इसका क्या है, रिजर्वायर है मेन। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो एन अमेरिकानस का 7 वीक का होता है, ए डियोडिनल का अनप्रेडिक्टेबल रेंजिंग फ्रॉम 5 weeks to 9 months, यानी कि उसका सही से नहीं पता, अनप्रेडिक्टेबल है, और 5 हफ्तों से लेकर 9 महीने तक का इसका इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है। इन्फेक्टिव मटेरियल अगेन फीसेस कंटेनिंग ओवा ऑफ हुकवर्म थ्रू इमीडिएट सोर्सेज कंटेमिनेटेड विद इन्फेक्टेड लार्वा। कह रहा है जो इन्फेक्टिव मटेरियल है वो फीसेस होती हैं जिसके अंदर ओवा है, अंडे हैं हुकवर्म के 2। यद्यपि इमीडिएट सोर्स, अगर हम बात करें कि हमको तुरंत कौन इन्फेक्ट करता है तो सॉइल, जो इमीडिएट सोर्स है वो कौन है, सॉइल है। हम लोग जो सॉइल इन्फेक्टेड है उससे इन्फेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी एज लॉन्ग एज पर्सन हार्बर द पैरासाइट, कब तक वो इन्फेक्शन फैलाएगा, जब तक उसके पेट में वो पैरासाइट रहेगा। होस्ट फैक्टर की बात करें, एज और सेक्स की बात करें तो ऑल एजेस बोथ सेक्सेस आर ससेप्टिबल, ठीक है। सारे के सारे हर उम्र के लोगों को और दोनों सेक्सेस को, मेल फीमेल को, दोनों को बराबर इफेक्ट करता है। इन एंडेमिक एरियाज, जो एंडेमिक एरियाज है, हाईएस्ट इंसिडेंस इज फाउंड इन द एज ग्रुप 50 से 25, ठीक है। जो एंडेमिक एरियाज है वहां पर ये 15 से 25 साल के लोगों में बहुत ज्यादा पाया जाता है। न्यूट्रिशन की बात करें, माल न्यूट्रिशन आर ससेप्टिबल, जो लोग माल न्यूट्रिशन है यानी कि उनके अंदर न्यूट्रिशन कमी है, तो उनके अंदर अगर ये पहुंच जाते हैं तो फिर पनपते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम उन्हें मार नहीं पाता है। ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चरल एंड फार्मिंग कम्युनिटी, ठीक है। जो एग्रीकल्चरल और फार्मिंग कम्युनिटी है उनके अंदर ये ज्यादा पाया जाता है क्योंकि वो लोग नंगे पैर चलते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करें तो ऑब्वियसली बात है सॉइल है। लार्वे लिव इन अपर हाफ इंच ऑफ द सॉइल, जो सॉइल का अपर हाफ इंच होता है उसमें जिंदा रहता है, मतलब उसमें रहता है। सॉइल मस्ट बी डैम्प, थोड़ा सा डैम्प नम होनी चाहिए, सैंडी होनी चाहिए, फ्राइबल भुरभुरी सी होनी चाहिए, ठीक है, बहुत सख्त सैंड नहीं होनी चाहिए। विद डिकेइंग
वेजिटेशन रेदर देन क्लेई सॉइल। तो जो सॉइल का ऊपर का हिस्सा होता है और ऐसी सॉइल जो हल्की सी नम है, सैंडी है, भुरभुरी सी है, ठीक है, और जहां पे जो पत्ते सड़गल के मर रहे हैं और ठीक है ना, उनमें ये पाया जाता है, क्ले सॉइल के अंदर नहीं होता। टेम्परेचर की बात करें तो 24 से 32 डिग्री का सेंटीग्रेड है, इसके लिए सुटेबल है लार्वे के लिए, और ये मर जाते हैं 45 से 50 डिग्री, यानी कि गर्मी आ जाएंगी तो खत्म हो जाएंगे ये अपने आप ही। एग्स फेल टू डेवलप बिलो 13 डिग्री सेंटीग्रेड, 13 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो एग डेवलप नहीं हो पाते हैं। ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड शेड्स आर रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन भी चाहिए, मॉइस्चर भी चाहिए और छाया भी चाहिए। किनके लिए? इनके पनपने के लिए, ठीक है। रेनफॉल ऑफ 40 इंचेस एंड अबव इज फेवरेबल व्हाइल फ्लड्स आर नॉट, बारिश होनी चाहिए 40 इंच से ज्यादा। 40 इंच का मतलब क्या होता है? जब बरसात हो और आप एक लेवल होता है नापेंगे, 40 इंच का अगर बरसात हो जाती है तो इनके लिए फेवरेबल है। बाढ़ इनके लिए फेवरेबल नहीं है। इनडिस्क्रिमिनेट ओपन डिफिकेशन, खुले में शौच करना। गोइंग बेयरफुट, नंगे पैर चलना। फार्मिंग प्रैक्टिसेस विद अनट्रीटेड सीवेजेस, और हम लोग क्या करते हैं गांव में, खेतों में हम लोग क्या करते हैं, जो अनट्रीटेड सीवेज होता है ना, जो गटर अटर की गंदगी होती है और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, उसको हमने ट्रीट नहीं किया जिससे कि ये सारे एग्स वगैरह मर जाएं, हमने ऐसे लाके डाल दिया तो उसके अंदर एग्स वगैरह भी होंगे, वो पनपेंगे उसके अंदर। तो कह रहा है फार्मिंग प्रैक्टिस विद अनट्रीटेड सीवेज जो लाके खाद हमने डाली है और उसको ट्रीट नहीं किया प्रॉपर। एंड चिल्ड्रन वेडिंग इन इन्फेक्टेड मड, जो चिल्ड्रन है चल रहे हैं इन्फेक्टेड मड, जो मड है कीचड़ होता है ना गांव में, कई बार बच्चे लोग चलते हैं नंगे पैर, इन सब वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, समझा दी है मैंने, आपको जितनी याद रह सके और जितना लिख सको वो आप लोगों को लिखना है, ठीक है। बस बेटा थोड़ी देर और खत्म होने वाला जल्दी। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो क्रोनिक ब्लड लॉस होता है। डिप्लीशन ऑफ बॉडी आयरन, बॉडी में से आयरन की कमी आयरन कम होने लगता है, ठीक है। अनीमिया हो जाता है। चाइल्ड हेल्थ शोज रिटार्डेड फिजिकल ग्रोथ, बच्चे की जो फिजिकल ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही होती है, यानी कि बच्चा सही से बढ़ नहीं रहा होता है, कमजोर सा रहता है। मदर्स हेल्थ इज अफेक्टेड लीडिंग टू इंक्रीज मॉबिलिटी, माँ की हेल्थ ज्यादा अफेक्ट करती है जिससे कि बीमारियां बढ़ती हैं। लो बर्थ वेट, बेबीज और जो बच्चे पैदा होते हैं उनका वजन कम हो जाता है, इसकी वजह से अबॉर्शंस हो जाते हैं, स्टिल बर्थ्स होते हैं एंड इम्पेयर्ड लैक्टेशन, प्रॉपर दूध वगैरह नहीं आता माओ को, इसकी वजह से। अडल्ट हैव डिमिनिश्ड कैपेसिटी फॉर सस्टेन हार्ड वर्क, अब अडल्ट जो होते हैं वो लगातार हार्ड वर्क नहीं कर पाते क्योंकि ये क्या है, खून पी रहे हैं, खून की कमी हो रही है तो सही से काम नहीं कर पाएंगे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन अगेन वही आ जाएगा, क्या है, फीकल ओरल कह लो, यहाँ फीकल ओरल नहीं आएगा, यहाँ पे क्या, इंजेक्शन ऑफ एग्स और लार्वा, फीकल ओरल हो गया, ये वाला क्या हो गया, फीकल ओरल हो गया। और ये आ गया पेनिट्रेशन बाय लार्वा, यानी कि स्किन से होकर के पैर में घुस गया। बाइट ऑफ वेक्टर्स, कई बार कुछ वेक्टर्स ऐसे होते हैं जो काटते हैं, उनको काटने से ये हमारी बॉडी में पहुंचते हैं। इंजेक्शन ऑफ स्टेजेस इन द मीट ऑफ इंटरमीडिएट होस्ट, अगर कोई इंटरमीडिएट होस्ट है यानी कि किसी और के अंदर भी ये है और उसका मीट हमने खा लिया है तो भी हमको हो जाता है। तो इसके फैलने के कई तरीके हैं। रोल ऑफ फार्मासिस्ट अगेन वही सारे आपको बताने हैं, फूड हाइजीन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटरी डिस्पोजल, नो वैक्सीन, इसकी वैक्सीन नहीं है। इंप्रूव सैनिटेशन, यूज ऑफ सैनिटरी लैट्रिन, कोशिश करें लैट्रिन का इस्तेमाल करें, ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि ये ज़्यादातर सॉइल में हमारे पैरों से घुस जाता है। वेयरिंग प्रोटेक्टिव फुटवेयर, ये भी एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाएगा। हैंड वॉशिंग, ठीक है। गुड पर्सनल, फ्लाइज कंट्रोल, ओके। लास्ट में देख लेते हैं कुछ यहाँ पे शायद थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, ये 3 पॉइंट। पीरियोडिक डीवॉर्मिंग कैन बी इंटीग्रेटेड विद सप्लीमेंट प्रोग्राम्स फॉर प्री स्कूल एंड विद स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। डीवॉर्मिंग तुम लोगों ने देखा होगा स्कूल वगैरह में साल भर में 1 या 2 बार एल्बेंडाजोल की टैबलेट्स दी जाती हैं जिससे कि पेट में अगर थोड़े बहुत भी कीड़े वगैरह हैं तो वो चले जाएं। ड्रग्स आर डोनेटेड बाय WHO इसके लिए ड्रग्स तक डोनेट करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रोफाइलैक्टिक ड्रग, कौन सी ड्रग लेनी चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि हम ऐसे एरिया में हैं जहां इन्फेक्शन होने के चांस है तो आप अल्बेंडाजोल या मेबेंडाजोल ले सकते हो, ठीक है। ये शायद मंथ या 3 मंथ में एक बार होता है, इसको आप ले सकते हो। क्लियर है। नाउ द फूड पॉइजनिंग, ठीक है। लास्ट टॉपिक, आराम से, परेशान ना हो, लास्ट टॉपिक फटाफट देख लो। आई नो थोड़ा सा लास्ट में आते आते थोड़ा सा बोरिंग सा भी लगने लगा हो कि वही सब सेम चीजें हैं, सब पढ़ी पढ़ाई चीजें हैं। तो अगर आपको लग रहा है यहाँ पे कि सब पढ़ा है तो सिंपल जाइए
नोट्स को डाउनलोड कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना। फूड पॉइजनिंग देख लेते हैं फटाफट। फूड पॉइजन क्या होता है? जब भी हम कोई ऐसा खाना खा लें, फूड पॉइजनिंग कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो वही सब चीज़ें हैं कि जितना हमने अभी पढ़ा ना पीछे ऑर्गेनिज्म, उसको हमने खा लिया, इसकी वजह से क्या हो गया, हमको डायरिया वगैरह हो जाता है। तो फूड पॉइजनिंग इन जनरल टर्म फॉर हेल्थ प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम ईटिंग, ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम जो खाना खाने से होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फूड पॉइजनिंग, ठीक है ना। अब होता क्यों है? क्योंकि खाने में खाना जो होता है कंटेमिनेटेड हो जाता है, किससे? बैक्टीरिया से, वायरस से, या एनवायरमेंट टॉक्सिन। टॉक्सिन मैंने बताया अभी क्या होता है, ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के दैट आर प्रेजेंट विद इन द फूड, इट इटसेल्फ कैरेक्टराइज्ड बाय नॉइजिया, वॉमिटिंग विद और विदाउट डायरिया। तो लक्षण वही है, आपको डायरिया होगा, वॉमिटिंग हो सकती है, ठीक है। द कंटेमिनेशन ऑफ फूड में ऑकर एट एनी स्टेज इन द प्रोसेस फ्रॉम फूड प्रोडक्शन टू कंजप्शन। कह रहा है कंटेमिनेशन कभी भी हो सकता है, फूड प्रोडक्शन से लेकर के कंजप्शन के बीच में कहीं भी कंटेमिनेशन हो जाएगा तो हम उसको खा लेते हैं तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। इफ इट इज ऑफ टू टाइप, एक होता है फूड बॉर्न इन्फेक्शन, एक होता है फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन। ध्यान रखेंगे, फूड बॉर्न इन्फेक्शन में हमारी बॉडी में सीधा सीधा क्या होता है, कॉजेटिव एजेंट, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में चला जाता है, ठीक है। इंटॉक्सिकेशन में क्या होता है कई बार कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब ग्रो कर रहा था, जैसे मान लो हमने खाना बनाया, खाना खाने के अंदर बैक्टीरिया मौजूद था, अब उसने वो खूब फैला, खूब पनपा, और उसने ढेर सारा अपने अंदर के वेस्ट प्रोडक्ट खाने में निकाल दिए। हमने खाना गर्म कर दिया, बैक्टीरिया तो मर गया, लेकिन जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट उसने निकाला हुआ था वो खाने में अभी भी मौजूद है, और उसको जैसे खाएंगे वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसके लिए होता है फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन। इट इज कॉज्ड बाय ईटिंग टॉक्सिन। वो जो हमने वेस्ट प्रोडक्ट खाया, जो बैक्टीरिया वगैरह निकला हुआ था, उससे हमारे पास क्या हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। तो सिंपल सी कहानी है, कॉजेटिव एजेंट तमाम है, बैक्टीरियल है, फंगल है, पैरासिटिक है, वायरल है, ठीक है। बारी बारी से इनको फटाफट देख लेते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा नहीं, ये सब कहीं ना कहीं हम पहले ही पढ़ लिया, सीजोलॉजिस्ट पहले पढ़ लिया, कॉलरा पहले पढ़ लिया, ठीक है। तो चीजें रिपीट ही हैं लगभग, तो फटाफट देख लेते हैं। एपिडेमियोलॉजी की बात करें अगर हम लोग, एन एस्टिमेटेड 60 मिलियन, ऑलमोस्ट 1 in 10 पीपल इन वर्ल्ड फॉल इल आफ्टर ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड। कंटेमिनेटेड फूड को खाने के बाद हर 10 में से एक आदमी लगभग बीमार पड़ जाता है। 4,20,000 डाई एवरी ईयर, लगभग 4,20,000 लोग हर साल मर जाते हैं, रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ 33 मिलियन हेल्दी लाइफ। हेल्दी लोग, अच्छा खासा स्वस्थ आदमी अचानक से खाना खाया, बीमार हुआ और मर गया, ठीक है। चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज कंस्टिट्यूट 40% ऑफ द फूड बॉर्न डिजीज। लगभग जो 5 साल के नीचे हैं उन बच्चों में जो बीमारियों के कारण 40% बीमारियां जो हैं फूड से होने वाली बीमारियां हैं, विद 125,000 डेथ एवरी ईयर, यानी कि लगभग 1,25,000 मौतें बच्चों की हो जाती हैं। फूड पॉइजनिंग इज मोर लाइकली टू ऑकर इफ द टोटल नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इज हाई। देखो वाली बात आ गई, डेथ तभी होती है जब एक मात्रा से ज्यादा हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म, हमारी बॉडी उनसे लड़ नहीं पाती है। तो ही अगर स्मॉलर नंबर है, छोटा नंबर है, मे हैव नो इल इफेक्ट, तो हो सकता है कोई भी इल इफेक्ट ना हो। मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीकल ओरल और डायरेक्टली फ्रॉम स्लॉटर, जो एनिमल काटा है, खाना है ना, मीट वगैरह काटा उसके अंदर था, तो डायरेक्टली फ्रॉम स्लॉटर एनिमल टू फूड, ठीक है। एक तो फीकल ओरल हो गया, या जो एनिमल काटा है उससे डायरेक्ट खाने में आ जाएगा और हमको फूड पॉइजन हो जाता है। अब वही सारी चीजें फिर यहाँ रिपीट होगी। साल्मोनेलोसिस, बैक्टीरिया की बात करें तो साल्मोनेलोसिस किसकी वजह से होता है? ये जब खाने के अंदर क्या आ जाएगा, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम या साल्मोनेला एंट्राइटाइडिस या साल्मोनेला इन्फेंटिस, ये अगर हमारे खाने में है तो साल्मोनेल टंग ट्विस्टिंग हो गई है, साल्मोनेलोसिस, ठीक है, साल्मोनेलोसिस हो जाएगी। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 12 से 24 घंटे का है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीकल ओरल है, वही सब बातें आने वाली हैं। कैम्पाइलोबैक्टीरियोसिस, ये बीमारी कब होगी? जब खाने में क्या होगा, हमारे कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी या कैम्पाइलोबैक्टर कोलाई पाया जाएगा। इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 11 दिन का है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन लिखा ही नहीं, फीकल ओरल कर लो, ठीक है। मीट फ्रॉम इन्फेक्टेड एनिमल, अच्छा मोड ऑफ फीकल ओरल, ठीक है, फीकल ओरल यहां पर थोड़ा सा ये करना चाहिए था, ये ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है ना। मीट फ्रॉम इन्फेक्टेड एनिमल, किसी इन्फेक्टेड एनिमल का मीट खाओगे। अनपास्चराइज्ड मिल्क, मिल्क को प्रॉपर बॉयल नहीं किया है। क्रॉस कंटेमिनेशन फ्रॉम अबव सोर्स
टू फूड ईटन अनकुक्ड और अनरेफ्रिजरेटेड। ऊपर इन दोनों में से हमारा जो खाना है वो क्या हो जाए, क्रॉस कंटेमिनेट हो जाए, इनकी वजह से हमारा दूसरा खाना क्या हो जाए, दूषित हो जाए। आइशेर्शिया कोलाई, जिसको कि हम लोग ई कोलाई भी बोलते हैं। तो ये फटाफट करने वाली चीजें हैं, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, नाम सबके याद रखेंगे, उनके अंदर 2-3 बातें याद रखनी है। ई कोलाई आर पोटेंशियल फूड पॉइजनिंग पैथोजन विच आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। ई कोलाई के बारे में सबको पता है। ई कोलाई स्ट्रेन्स इन्वॉल्व इन फूड बॉर्न इन्फेक्शन फॉल इनटू फॉलोइंग ग्रुप। ई कोलाई के कई सारी स्ट्रेन्स हैं, प्रजातियां हैं। कौन कौन सी हैं? एंट्रोपैथोजेनिक ई कोलाई, एंट्रोटॉक्सिजेनिक ई कोलाई, एंट्रो इन्वेजिव ई कोलाई, एंट्रोहेमरेजिक ई कोलाई। ठीक है, तो ईपीईसी, ईटीईसी, ईआईईसी और ईएचईसी। ये जो ईटीईसी है मेन कॉज ऑफ ट्रैवलर्स डायरिया। ये क्वेश्चन अगर आता है जो ट्रैवलर्स, जो लोग घुमा फिरी करते हैं और बाहर का खाने पीते हैं, तो उनको ज्यादातर जो बीमारियां होती हैं वो कौन सा ई कोलाई होता है? एंट्रोटॉक्सिजेनिक ई कोलाई होता है। इसका जो आईपी का मतलब इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 5 से 15 दिन का है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर या फीकल ओरल कर दोगे यहां पर। सिजिलोसिस बैसिलरी डिसेंट्री है ना, जो डिसेंट्री होती है ऊपर हमने देखा था। इट इज कॉज्ड बाय मेंबर जीनस सिजेला। ठीक है, किसकी वजह से होता है? सिजेला, जिसका जीनस सिजेला होगा उसकी वजह से होता है। कौन कौन सी प्रजाति करती हैं? सिजेला डिसेंट्रिया, सिजेला फ्लेक्सिनेरी, सिजेला बॉडी, सिजेला सोने। क्लियर है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीकल ओरल। मेरे ख्याल से बातें समझ में आ रही हैं, कुछ ज्यादा खास है नहीं। कोलरा हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो कोलरा के बारे में यहां बातें लिख सकते हो। देन वाइब्रियो पैराहिमोलेटिकस, इट इज ए पैथोजेनिक बैक्टीरिया हुज नेचुरल हैबिटेट इज द सी। समुद्र में पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब ये समुद्र में पाया जाता है तो जो समुद्री चीजें खाएंगे, फिश, क्रैब वगैरह, तो हमको होगा। ह्यूमन इन्फेक्शन ऑकर सोलली फ्रॉम सी फूड। कहां से हो रहा है? सी खाने से हो रहा है, सी फूड खाने से होता है। ऑयस्टर है, श्रिम्प्स हैं, क्रैब्स हैं, लॉबस्टर हैं, फिश हैं, जो समुद्र से पकड़ते हैं और खाते हैं तो होता है। वाइब्रियो वुल्निफिकस, इट कॉज सीवियर फूड बॉर्न इन्फेक्शन एसोसिएटेड विद रॉ ऑयस्टर। ये भी क्या है? हमारा सी फूड से हो रहा है। इंक्यूबेशन पीरियड 24 से 48 घंटे का है। यर्सिनियोसिस, ठीक है ना, इट इज कॉज्ड बाय यर्सिनिया एंट्रोकोलाइटिका बैक्टीरिया। इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम बीफ, लैम्ब, सी फूड, वेजिटेबल मिल्क, केक्स और वैक्यूम पैक्ड मीट। यहां इन सब जगहों से ये हमने देखा कि यहां पर ये हमें यर्सिनियोसिस यानी कि ये मिला है हमको, तो याद करेंगे इसको। फिर वायरस की बात करें, इसका ठीक है, वायरस में हेपेटाइटिस ए, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड 30 डेज का है। नॉर्वोक-लाइक वायरस या इसको नोरो वायरस भी कहते हैं, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 डेज का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल फूड बॉर्न पैथोजन, फूड पॉइजनिंग करने के जो कारक हैं, कुछ पैरासाइट्स हैं, ट्राइचिनेला स्पाइरलिस है, कुछ प्रोटोजोन्स हैं, एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो हमने अभी पीछे देखा था, ठीक है, जियार्डिया लैम्बली है। देन ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गए? माइक्रोब्स आ गए, जिंदा ऑर्गेनिज्म आ गए। अब हम बात करेंगे इसकी फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन, यानी कि ऑर्गेनिज्म तो नहीं है लेकिन उसके द्वारा जो वेस्ट प्रोडक्ट छोड़ दिया गया है खाने में, वो हमको क्या करेगा? वो हमको बीमारी फैलाएगा। कौन कौन से हैं? आओ देखते हैं। These are disease caused by consumption of food containing। फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन कब होता है? जब हम लोग ऐसा खाना खाते हैं जिनके अंदर बायोटॉक्सिकेंट यानी कि विच आर फाउंड इन टिश्यू ऑफ सर्टन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, एग्जाम्पल मशरूम टॉक्सिसिटी, यानी कि कुछ प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल पाए जाते हैं जिसको अगर हम खा लें तो क्या होता है? बीमार पड़ जाते हैं, तो बायोटॉक्सिकेंट। देन मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, जिसको हम टॉक्सिन्स भी कहते हैं, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्म्ड एंड एक्सक्रीटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाया जाता है और एक्सक्रीट निकाल दिया जाता है। वाइल दे मल्टीप्लाई इन फूड, जब ये फूड के अंदर क्या कर रहे होते हैं? ग्रो कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। और इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक ऑफ मैन, जब बैक्टीरिया क्या करता है? फूड में ग्रो कर रहा होता है या हमारे आंतों में ग्रो कर रहा होता है, मल्टीप्लाई कर रहा होता है, तो ये बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट बनाता है और बाहर निकाल देता है और उसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं। पॉइजनस सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट इन फूड ड्यूरिंग प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज। ये जनरली क्या होता है? अडल्ट्रेशन की वजह से, जो हम मिलावट करते हैं उसकी वजह से आता है। ठीक है, नाउ फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन हैव शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड। फूड से जो इंटॉक्सिकेशन होता है उसका शॉर्ट पीरियड होता है, कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटों के अंदर ही हमें वो बीमार कर देगा। ठीक है, फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू, इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? जैसे कि बैक्टीरियल इंटॉक्सिकेशन, टॉक्सिन प्रोड्यूस जनरली ऑकर एट
12 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो बैक्टीरिया के द्वारा टॉक्सिन बनाया जाएगा, पहली कैटेगरी वो आ गई। बैक्टीरिया कब ग्रो करता है जनरली, कब बनाएगा ये टॉक्सिन्स यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट, उसका जो सुटेबल टेम्परेचर है 12 से 44 डिग्री का है। नो टॉक्सिन प्रोडक्शन ऑकर एट बिलो 12 डिग्री सेंटीग्रेड, 12 डिग्री से नीचे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता है तो टॉक्सिन भी नहीं बनाएगा। एंट्रोटॉक्सिन आर हीट स्टेबल, जो एंट्रोटॉक्सिन बनाते हैं बैक्टीरिया ये हीट स्टेबल होता है एंड ऑर्डिनरी कुकिंग प्रोसीजर, पास्चराइजेशन एंड ड्राइंग डू नॉट इनएक्टिवेट दिस एंट्रोटॉक्सिन। जो एंट्रोटॉक्सिन क्रिएट कर देते हैं ये बैक्टीरिया, ये हीट स्टेबल है। आप चाहे कुक खाने को वापस गर्म कर लें, दूध को पास्चराइज कर लें या ड्राई कर लें, ये मरते नहीं है, खा लोगे तो बीमार पड़ोगे। दिस टाइप ऑफ फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द सर्टेन स्ट्रेन्स ऑफ फॉलोइंग बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के द्वारा ये जो टॉक्सिन प्रोड्यूस किया जा रहा है कौन कौन से बैक्टीरिया करते हैं, एक है स्टेफाइलोकोकस ओरियस, एक है बैसिलस सेरियस, फिर हमारे पास क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस और एक आता है क्लॉस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम, है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्लॉस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम सबसे ज्यादा, जब भी फूड पॉइजनिंग जब भी पढ़ोगे इसका जिक्र पक्का आता है, क्लॉस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम। ठीक है, ये क्या करता है अपने अंदर स्पोर्स बनाता है, इसके जो स्पोर्स होते हैं स्पोर्स ऑफ क्लॉस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम टाइप ए। अब ये जो टॉक्सिन्स बनाता है उस टॉक्सिन्स की भी बहुत सारी वैरायटी हैं, करीब 7-8 टाइप की वैरायटी के टॉक्सिन बनाता है ये। उसमें जो टाइप ए की टॉक्सिन है कैन सर्वाइव टेम्परेचर ऑफ 120 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो क्लॉस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम टाइप ए जो है हमारे पास उसके जो स्पोर्स हैं वो 120 डिग्री तक के टेम्परेचर को बर्दाश्त कर जाएगा, मरेगा नहीं जल्दी। 8 टाइप्स ऑफ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय क्लॉस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम विच A, B, C1, C2, E, F and G, लगभग 8 टाइप के टॉक्सिन्स बनाता है ये। यहां हमने एक ही बात करी। These toxins are न्यूरोटॉक्सिन, ये देखो ये खतरनाक है, ये हमारे न्यूरोटॉक्सिन दिमाग पे असर डालेंगे सीधा, इसीलिए खतरनाक है और बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं। These toxins can resist the action of gastric and intestinal juice, ठीक है ना, यानी कि these toxin can resist the action, गैस्ट्रिक और जो इंटेस्टाइनल जूस है उसके एक्शन को भी ये रेजिस्ट कर जाते हैं, यानी कि हमारे पेट का जो एसिडिक पीएच वगैरह है उसका इनके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। बॉट्यूलिनल टॉक्सिन इज वन ऑफ द मोस्ट लीथल पॉइजन, ये सबसे ज्यादा खतरनाक पॉइजन है, ठीक है, जो अब तक हम जानते हैं जितने भी टॉक्सिन है उनमें से। द कैलकुलेटेड लीथल डोज फॉर एन अडल्ट पॉइजन पर्सन इज 10 माइक्रोग्राम, अगर बॉडी में धीरे धीरे 10 माइक्रोग्राम तक पहुंच गया तो फिर डेथ है, ठीक है। फंगल इंटॉक्सिकेशन की बात करें, दीज आर कॉज्ड बाय कंजप्शन ऑफ मेटाबोलाइट्स कॉज्ड बाय माइकोटॉक्सिन, है ना, यानी कि फंगस जब ग्रो करता है और वो टॉक्सिन निकालता है और उसको हम खा लें तो हमको क्या हो जाएगा, फंगल इंटॉक्सिकेशन हो जाएगा। इसमें जो हम बात करें जो बीमारी होती है एफ्लाटॉक्सिकोसिस कहते हैं, फंगल टॉक्सिन्स की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एफ्लाटॉक्सिकोसिस कहते हैं। और ये जो एफ्लाटॉक्सिकोसिस होती है वो एफ्लाटॉक्सिन के खाने की वजह से होती है और उसको कौन सी फंजाई बना रही है, उसको पैदा करती है एस्परजिलस फ्लेवस, एस्परजिलस पैरासाइटिकस। ये नाम थोड़े से इसलिए जरूरी है, आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन में क्वेश्चन फंस सकते हैं ये। फिर आता है केमिकल इंटॉक्सिकेशन। केमिकल इंटॉक्सिकेशन मतलब हमने क्या है, कुछ मिलावट के तौर पर चीजें डाल दी, कुछ केमिकल चीजें चली गई हैं। दिस इज टाइप ऑफ फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन अराइजिंग फ्रॉम कंजप्शन ऑफ फूड कंटेनिंग पॉइजनस केमिकल, जब कोई पॉइजनस चीज खाने के अंदर पड़ी हुई है ऊपर वाली चीजों को छोड़ करके, ठीक है, वेरी शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड, क्योंकि ये हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, किसी तरीके से खाने में आ गए हैं तो कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटों के अंदर ही अपना असर दिखा देंगे अगर आपने खा लिया तो। दिस मे बी इंटेंशनली और अनइंटेंशनली एडेड टू फूड्स, इंटेंशनली कब मिलाए जाते हैं, जब हम मिलावट करते हैं, अनइंटेंशनली कई बार गलती से चले जाते हैं, ठीक है। कब मिलाए जाते हैं, जब फूड को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, प्रोसेस कर रहे होते हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, स्टोर करते हैं। केमिकल फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग सब्सटेंस, क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, तो आपको ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हैवी मेटल्स हो सकते हैं, पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, हर्बिसाइड्स हो सकते हैं, रेडियोन्यूक्लियोसाइड्स हो सकते हैं। पेस्टिसाइड हर्बिसाइड्स हम सबको पता है, ठीक है ना। हैवी मेटल्स में कौन कौन है, एंटीमनी, मरकरी, आर्सेनिक, फ्लोराइड, लीड, कैडमियम, साइनाइड। पेस्टिसाइड है, हर्बिसाइड्स है, फंगिसाइड है, रेडियोन्यूक्लाइड्स है, रेडियम, बेरियम, आयोडीन या आइसोटोप्स, आयोडीन का आइसोटोप्स किसी तरीके से खाने में आ जाए, खाना मतलब हमारा जो फूड है उसमें आ जाए, हम उसे कुक करें, पकाएं और खा लें तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। फिर आता है हमारे पास बायोटॉक्सिन। बायोटॉक्सिन मतलब वही वाली कहानी आ गई कि पॉइजनस चीजें जो कि प्लांट के अंदर या एनिमल्स के अंदर है,
कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो जहरीले होते हैं, गलती से हमने उस प्लांट को खा लिया। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो जहरीले होते हैं जिसको हमने खा लिया। प्लांट्स की बात करें तो जैसे कि मशरूम है, एमेनिटा मस्कैरिया, और एनिमल की बात करें तो एक फिश आती है पफर फिश, जो खा लें तो पॉइजनस होती है, ठीक है ना। तो बायोटॉक्सिन, प्लांट या एनिमल के अंदर पाया जाने वाला जहर, और उसको गलती से हमने पका के खा लिया तो क्या होगा, फूड पॉइजनस हो जाता है। These are disorders resulting from ingestion of poisonous substance present in the body of plant or animal। ठीक है, जब हम कोई प्लांट पॉइजनस चीज खा लेते हैं जो कि प्लांट या एनिमल के अंदर मौजूद है तो उसको हम लोग बायोटॉक्सिकेशन कहते हैं। ये प्लांट का एग्जांपल है और ये एनिमल का एग्जांपल आ गया पफर फिश, प्लांट में आ गया मशरूम। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन सब कॉमन है, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, फीवर, नर्व पैरालिसिस, रेस्पिरेटरी फेलियर, डबल विजन। ये किसमें है, बॉटुलिज्म इंटॉक्सिकेशन का स्पेशल हो जाएगा। दौरे पड़ना, पैलर, पीला पड़ जाता शरीर, साइनोसिस या नीला पड़ जाएगा। ब्लड विजन, ये किसमें, केमिकल इंटॉक्सिकेशन है। बाकी सब कॉमन है, मतलब ये सब तो होता ही है, इनमें ये चीजें स्पेशल और देखी जाती हैं। नॉइजिया, वॉमिटिंग, मेलाइज, हेडेक, एब्डोमिनल वीकनेस, कॉमन चीजें हैं। रोल ऑफ फार्मासिस्ट कॉमन है, वॉश हैंड, ऑलवेज कुक, कीप फूड प्रिपरेशन सरफेस एंड यूटेंसिल क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड, है ना, उसको हमेशा साफ सुथरा रखें जहां पे आप सब्जी वगैरह काटते हैं। प्रिपेयर एंड स्टोर रॉ मीट रेडी टू ईट फूड सेपरेटली, ठीक है ना। जो कच्चा मीट होता है और खाना जो पका पकाया है उन दोनों को अलग अलग रखना है, एकदम साथ में आजू बाजू में नहीं रखना है। ऑलवेज कीप रॉ एंड डीफ्रॉस्टिंग मीट एट द बेस ऑफ द रेफ्रिजरेटर बिलो एवरीथिंग एल्स, मतलब जब भी कोई मीट वगैरह रखो तो रेफ्रिजरेटर के एकदम नीचे रखो, बाकी खाना उसके ऊपर, क्योंकि मीट से कोई टपकेगी तो खाने में नहीं जाएगी, ठीक है। आप चेक कर लें कि फ्रीजर वगैरह प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यूज बाय डेट्स, कब तक, किस डेट तक आपको, पैक्ड फूड है तो किस डेट तक आपको खा लेना है, वो सब चीजें हैं। ऑलवेज स्टोर एग इन रेफ्रिजरेटर एंड डू नॉट ईट फूड कंटेनिंग अनकुक्ड एग, ठीक है ना। तो मतलब अंडे को हमेशा रेफ्रिजरेटर में रखें और कच्चा अंडा ना खाएं। कीप पेट्स, जो जानवर है उनको अलग रखें खाने पीने की चीजों से। एंड फूड प्रिपरेशन सरफेस, ठीक है, जहां पे खाना प्रिपेयर करते हैं या खाना रखते हैं वहां से जानवरों को अपने अलग रखें, पालतू जानवरों को। डीफ्रॉस्ट फूड पर्टिकुलरली मीट एंड पोल्ट्री थोरोली बिफोर कुकिंग, उसको पकाने से पहले उसे डीफ्रॉस्ट प्रॉपर क्या कर लें, डीफ्रॉस्ट मतलब जो जमा हुआ है उसको प्रॉपर मेल्ट कर लें। कुक फूड थोरोली, खाने को अच्छे से पकाएं। फॉलो द मैन्युफैक्चरिंग गाइडलाइन, जो मैन्युफैक्चर ने गाइडलाइन दे रखी है कि कैसे बनाना है उसको प्रॉपर आप फॉलो करें, ठीक है। ये सब चीजें हैं तो इसमें आप बना करके, मन से बना करके लिख सकते हैं, चीजें देख लेंगे और ये लेक्चर अपना खत्म हो जाता है, ठीक है। शांति मिल गई खत्म हो गया लेक्चर, ठीक है। तो आप सबको पता ही है लेक्चर का जो पीडीएफ का लिंक है वो नीचे आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मेरा नंबर है, कोई प्रॉब्लम आएगी। और ये अपना मस्त वाला ऐप है, अगर जुड़ना चाहते हैं तो इससे जुड़ सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना सकते हैं। बाद बाकी आपको सबको बात पता ही है, पढ़ना है और रिवाइज करना है। ऑल द बेस्ट।